तो लास्ट टाइम पे हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे बेसिकली। एक क्वेश्चन पूछा वन था टू वन वाला आप देते लोग। थे। 1 to 1 1 to many है रिलेशन, ठीक है। वो हम रिलेशन को एक बार फिर से समझेंगे, एक बार अच्छे से समझेंगे और समझेंगे आज, है ना। लेकिन उससे पहले एक वो तो 1 to 1 1 to many दो तरह के रिलेशन होते हैं, जैसे हम लोगों ने बात करा था। एक इजर रिलेशन और एक है हाइजर रिलेशन। तो इजर रिलेशन मतलब इनहेरिटेंस, हाइजर रिलेशन मतलब एसोसिएशन। इनहेरिटेंस में वो टेबल पर क्लास, टेबल पर कॉन्क्रीट क्लास, टेबल पर सब क्लास, उस तरह की हायरार्की होती है। और हाइजर रिलेशन में 1 to 1 1 to many मेनी टू मेनी ये रिलेशन होता है, ठीक है। इसको हम समझेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन आपने पूछा था, उसका आंसर मुझे देना है अभी। और वो समय सही समय है तो आंसर मैं सोच रहा हूँ दे ही देता हूँ कि सर ये जो हाइबरनेट है और ये जो जेपीए है, इनमें क्या अंतर है। तो अब ऐसा नहीं है कि ये जो बहुत छोटा सा चीज़ था तो तुरंत मैं 1 मिनट में बता देता, है ना। हम शुरू से भी पढ़ रहे हैं। एक होता है हाइबरनेट, एक होता है ओआरएम, और एक होता है जेपीए। सर ये तीनों में क्या अंतर होता है, हाइबरनेट, ओआरएम और जेपीए। अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या आंसर दोगे। तो स्टार्ट करिए ओआरएम से। ओआरएम क्या है सर। तो सर ओआरएम एक डिज़ाइन पैटर्न है, ठीक है। ओआरएम डिज़ाइन पैटर्न एक ऐसा डिज़ाइन पैटर्न जिसका फुल फॉर्म है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, जो कि हमारे जावा की प्रोग्राम का एक ऑब्जेक्ट को रिलेशनल डेटाबेस से मैप कराता है। एक ऑब्जेक्ट को डेटाबेस में स्टोर करता है, फेच करता है, डिलीट करता है, अपडेट करता है, जो भी है। तो एज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपर आप नहीं चाहते हो कि आपके प्रोग्राम में आप मैन्युअली एसक्यूएल क्वेरी लिखिए। आप बिना एसक्यूएल क्वेरी लिखे यूजर से आपने डेटा लिया, डेटा को ऑब्जेक्ट में सेव किया, और पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही उठा के आप डेटाबेस को देना चाहते हो, तो ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। ये बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे होगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और वहीं पे जो कि मैंने बहुत पढ़ाया, ऑब्जेक्ट ओआरएम एक डिजाइन पैटर्न है जो ऑब्जेक्ट का रिलेशनल डेटाबेस से मैपिंग कर देता है। साथ में ये ऑब्जेक्ट बस उठा के हमें, अच्छा ओआरएम डिजाइन पैटर्न को इम्प्लीमेंट कौन करता है। ओआरएम तो एक डिजाइन पैटर्न है, सबको समझ में आ रहा है, जो ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग करता है। बहुत अच्छी बात है। क्या डेटा स्टोर ही करता है क्या, नहीं। अगर आपको डेटाबेस से डेटा फेच करके लाना है तो फेच करने के लिए भी सीधे के सीधे जो है आप अपने मतलब डेटाबेस से पूरा का पूरा एंटिटी उठा के या पूरा का पूरा डेटा उठा के, जितने डेटा मेंबर आपके टेबल में पड़े हुए हैं उतने वेरिएबल्स बना के क्लास के अंदर उन सारे डेटा को मैप करा सकते हो। मतलब आपको पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट ओआरएम क्या है, सही है। ओआरएम के बारे में क्या बताओगे, सही है इतना जितना मैंने बताया, बात समझ में आ रहा है या कोई इसमें कंफ्यूजन है कि व्हाट इज ओआरएम। ओआरएम एक डिजाइन पैटर्न है, ये तो बात आपको समझ में आ रही है ना। और ओआरएम डिजाइन पैटर्न को इंप्लीमेंट कौन करता है, कोई भी कर सकता है। मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो, धीरज भी कर सकते हो, उमेश भी कर सकते हैं, सूर्या भी कर सकते हैं, रमेश और सुरेश कोई भी कर सकता है। तो ओआरएम डिजाइन पैटर्न को इंप्लीमेंट करा किसने, हाइबरनेट ने। ओआरएम डिजाइन पैटर्न को इंप्लीमेंट किसने करा, जेपीए ने। ओआरएम डिजाइन पैटर्न को किसने इंप्लीमेंट करा, टॉप लिंक ने, ठीक है, ठीक है। और किसने किया, आईबीटीज, आईबीटीज ने। तो हाइबरनेट, जेपीए, टॉप लिंक, आईबीटीज, एक माईबीटीज भी होता है, आईबीटीज भी है, माईबीटीज भी है। और आईबीटीज, टॉप लिंक, जेपीए, बहुत सारे ओआरएम बेस्ड टूल मार्केट के अंदर हैं। और हाइबरनेट तो उसमें से एक है जिसको हम पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, तो हमें पता ही है सर। ठीक है, ये सब तो आपने पहले ही बताया था, कुछ नया बताइए। सर ये बताइए कि जेपीए और इन सब हाइबरनेट टूल वगैरह में क्या अंतर होता है। तो सुनिए जरा ध्यान से, देखिए
जो हमारा ORM कंसेप्ट है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सन माइक्रो सिस्टम ने, या आप बोलिए जावा ने, है ना, ORM कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए जावा ने एक इंटरफेस बनाया, एक एपीआई बनाई, ठीक है, ORM को इम्प्लीमेंट करने का एक स्टैंडर्ड बनाया, जिसका नाम है जेपीए। तो जेपीए क्या है? जेपीए का फुल फॉर्म होता है जावा परसिस्टेंट एपीआई, जो ORM डिजाइन पैटर्न को फॉलो करने के लिए एक सर्टेन एपीआई जो कि जावा वालों ने बनाया, सन माइक्रो सिस्टम ने बनाया। ठीक है, किस लिए बनाई? किस लिए बनाई? ORM को यूज करने के लिए, ORM डिजाइन पैटर्न को फॉलो करने के लिए। तो ORM डिजाइन पैटर्न को यूज करने के लिए जेपीए स्पेसिफिकेशन, जेपीए स्टैंडर्ड या जेपीए एपीआई बनाई गई। ठीक है, जैसे अभी बात हो रही थी ना कि भाई जेपीए को कोई भी, ORM को कोई भी इंप्लीमेंट कर सकता है। ORM को जेपीए भी इंप्लीमेंट करता है, हाइबरनेट भी करता है, टॉपलिंक भी करता है, बटीज भी करता है। तो जेपीए भी एक ORM इंप्लीमेंटेशन है ना। लेकिन थोड़ा मैं करेक्शन करूंगा, जेपीए ORM का कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं है। जेपीए ORM का स्पेसिफिकेशन है, एपीआई है। मतलब अगर मैं बोलूं कि जेपीए कोई अपने आप में एक इंप्लीमेंटेशन है, नहीं, जेपीए इटसेल्फ कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं है। जेपीए जस्ट एक एपीआई प्रोवाइड करता है हमें, क्या करने के लिए? ORM को अचीव करने के लिए। एपीआई मतलब क्या? क्लास इंटरफेस मेथड प्रोवाइड करता है, दैट्स इट। ज्यादातर श्रेणियों में क्लास और इंटरफेस प्रोवाइड करता है। बट एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो जेपीए एपीआई है, जेपीए स्पेसिफिकेशन है, उसको सन माइक्रो सिस्टम यानी कि जावा वालों ने खुद बना रखा है। हाइबरनेट या टॉप लिंक या आईबीटीज या माईबीटीज या और भी बहुत सारे ORM बेस्ड, जैसे ORM बेस्ड एक और टूल होता है रूम डेटाबेस, जो कि एंड्रॉयड में यूज होता है। तो ये सब अलग अलग वेंडर्स हैं, जो अलग अलग कंपनियां हैं। समझ पा रहे हो आप? ये एक कोई एक इंसान नहीं है जो ये ORM को बना रहा है या ORM को इंप्लीमेंट कर रहा है। ORM को इंप्लीमेंट करने के लिए हाइबरनेट अलग कंपनी है। ठीक है, हाइबरनेट का एक कोई, कह सकते हो, वेंडर होगा। मुझे एग्जैक्ट वेंडर का नाम नहीं पता है, या आई डोंट नो, याद नहीं आ रहा है मुझे। ठीक है, कि इसका एग्जैक्ट वेंडर कौन है हाइबरनेट का, बट कोई ना कोई वेंडर होगा। ऐसे ही टॉप लिंक का कोई वेंडर होगा, आईबीटीज का कोई वेंडर, कोई IBM है, किसी का रेड हैट है, किसी का कोई है, किसी का अपाचे है। तो सब लोग अलग, अपाचे लाइसेंस के अंदर कुछ हैं, बट एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। ठीक है, वो आप देख सकते हो इंटरनेट पे। बट ये अलग अलग वेंडर्स हैं, ये अलग अलग वेंडर्स हैं जो लोग क्या करते हैं, ये अलग अलग वेंडर्स हैं जो कि ORM को इंप्लीमेंट करते हैं अपने हिसाब से। अच्छा, अब मगर मैं आपसे एक वर्ड पूछूं, देखो मैं सीधे आंसर नहीं दे रहा हूं, अभी आपको आंसर सुन के बहुत मजा आने वाला है, इसलिए थोड़ा सा समय बना रहा हूं, समय बांध रहा हूं। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि हाइबरनेट पिक्चर में क्यों आया, हाइबरनेट या ORM पिक्चर में क्यों आई, ORM हम पढ़ ही क्यों रहे, ORM टूल को, ORM फ्रेमवर्क को हम पढ़ ही क्यों रहे, तो क्या जवाब दोगे? बताइए, ORM फ्रेमवर्क हम क्यों पढ़ रहे हैं, ORM टूल को हम क्यों पढ़ रहे हैं, या फिर इसका एक ORM। रीजन तो ये है कि हम्म, हम अपने ऑब्जेक्ट को एक रिलेशनल डेटाबेस के साथ डायरेक्ट मैप करवा रहे हैं। मैप सेंस हम्म, की जो मतलब जो क्वेरीज है वो हम लोग को लिखनी नहीं पड़ रही है, वो चाहे ठीक किसी भी है, डेटाबेस के साथ काम करे। ठीक है। तो ये एक बड़ा रीजन है सर एक बात कि बताइए, क्वेरी। सर एक बात बताइए, आप ये कह रहे हो कि ORM जो टूल होता है उसको क्वेरी नहीं लिखनी पड़ती है, मतलब ORM को इम्प्लीमेंट करने वाला टूल हाइबरनेट है या जेपीए है, उसमें क्वेरी नहीं लिखनी पड़ती है, बस मेथड कॉल करना होता है, अपना ऑब्जेक्ट दे देना होता है, उस ऑब्जेक्ट से वो डेटाबेस में डेटा स्टोर कर देता है। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि क्या ऑब्जेक्ट डेटाबेस में जाएगा क्या? ऑब्जेक्ट एज इट इज डेटाबेस में स्टोर होता है क्या? नहीं ना भाई, ऑब्जेक्ट एज इट इज डेटाबेस में नहीं स्टोर होता है। नहीं है। तो बैकएंड में जो ये मेथड वगैरह आप कॉल करते हो, लाइक सेव मेथड, लाइक परसिस्ट मेथड, या सेव और अपडेट मेथड, गेट मेथड, लोड मेथड, ये मेमोरी में क्या करते होंगे? क्वेरी तो चलाते होंगे, क्वेरी तो कॉल करते होंगे।
नहीं करते होंगे। आप कभी देखो, आप कभी वो हाई शो एसक्यूएल वाला जो ऑप्शन होता है उसको इनेबल करके देखो, तो जितने बार आप सेव, परसिस्ट वगैरह-वगैरह मेथड चलाते हो, आपकी क्वेरी मेमोरी में कॉल होता रहता है। तो कहीं न कहीं ये जो मेथड है इंटरनली जेडीबीसी को यूज़ करते हैं और जेडीबीसी क्वेरी को फायर करते हैं। करते कि नहीं करते हैं? तो आप ये कह रहे हो कि लिखना नहीं पड़ता है डेवलपर को, लेकिन हम नहीं लिखते हैं बट फ्रेमवर्क तो लिखती है ना, फ्रेमवर्क तो लिखती है ना, हाइबरनेट तो लिखती है ना। चलो अच्छा हमें नहीं लिखना पड़ रहा है, तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी-सी कम हो गई, ठीक है? बट कॉम्प्लेक्सिटी कम करने के चक्कर में परफॉर्मेंस भी तो डिग्रेड हो गया, नहीं हो गया? हम पहले अपनी क्वेरी, अपनी रिक्वेस्ट अपने फ्रेमवर्क को देंगे, फ्रेमवर्क हमारी रिक्वेस्ट से डेटा निकालेगा, डेटा से फिर कनेक्शन बनाएगा, फिर प्रिफर्ड स्टेटमेंट चलाएगा, फिर इंसर्ट, अपडेट, डिलीट क्वेरी चलाएगा, फिर उसके बाद आपको उस कॉल को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके फिर से आपको ट्रांसफर करेगा। ये तो काम बढ़ गया ना उसका, परफॉर्मेंस तो घट गया ना। इसलिए देखिए कई ऐसे सिनेरियोज़ होते हैं ना, कई ऐसे सिनेरियो होते हैं जहाँ पे जेडीबीसी या जेडीबीसी टेम्पलेट यूज़ करना सही माना जाता है। लोग सही कहते हैं कि नेटिव क्वेरी, नेटिव एसक्यूएल क्वेरी जो लिखना होता है, वो थोड़ा-सा बेटर माना जाता है कई जगहों पे, समझ रहे हो? ऐसा होता है। बट देखिए, एक्चुअली क्या है ना कि हाइबरनेट अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए या ये जो ओआरएम बेस्ड टूल होते हैं, इनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए इसके अंदर कैशिंग मैकेनिज़्म यूज़ करते हैं और बहुत तरह के फैसिलिटी आपको देते हैं, जिसके थ्रू ये परफॉर्मेंस को थोड़ा-सा बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ऑलमोस्ट बढ़ाते भी हैं, समझ रहे हो? वो कैसे करते हैं थोड़ा-सा आगे आप पढ़ोगे अभी जैसे मैं आपको हाइबरनेट में कैशिंग या और बाकी चीज़ें समझाऊँगा इसमें, ठीक है? बट आपके हिसाब से तो चलो ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। बट आप कह रहे हो क्वेरी नहीं लिखना पड़ता है, चलो एक चीज़ और कोई फ़ायदा बताओ, और क्यों ओआरएम यूज़ करें हम? कोई और मेजर रीज़न जो मैंने पढ़ाया था बचपन में, स्टार्टिंग में? सर एक रीजन ये भी है कि जैसे सर अगर हम कोर तरीके से अगर हम क्या करें काम करें जेडीबीसी के हुँ, अकॉर्डिंग, तो मान लीजिए हुँ, अगर माई एसक्यूएल का मैंने क्वेरी लिख रखा है और कल मुझे डेटाबेस चेंज करके अगर मोंगो यूज करना है या फिर इस टाइप का कोई दूसरा डेटाबेस यूज करना है, तो वहाँ पे फिर मेरी क्वेरी चेंज करनी पड़ सकती है। तो मैं हुँ। मल्टीपल जगहों पर अपनी क्वेरी चेंज मोंगो करने नहीं मोंगो जाऊँगा। को मोंगो को तो ना बात करिए क्योंकि मोंगो तो नो एसक्यूएल डेटाबेस है। बट अगर कोई अच्छा दूसरा चलिए हम हुँ, दूसरे नहीं हो गया हुँ। तो मान लीजिए एसक्यूएल ओरेकल के केस सर्वर में तो फिर है, दिक्कत हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। सही कह रहे हो आप। हुँ, यस, इसका मतलब ये हो गया कि जो नॉर्मल हम ट्रेडिशनल तरीके से जेडीबीसी वगैरह यूज़ करते थे, उसको यूज़ करने से हमारा जो प्रोजेक्ट होता था वो डेटाबेस स्पेसिफिक हो जाता था, डेटाबेस डिपेंडेंट हो जाता था। कल को अगर हमें डेटाबेस चेंज-वेंज करना होता था तो वहाँ दिक्कत आ जाती थी। यही ना? यस, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। परफेक्ट, सही कह रहे हो। ट्रू, ट्रू, ट्रू। वेरी गुड, वेरी गुड। अब सुनिए ज़रा ध्यान से। इसी सॉल्यूशन को किसने दिया? ओआरएम बेस्ड टूल ने दिया, हाइबरनेट ने सॉल्यूशन दिया। हाइबरनेट ने क्या कहा कि भाई मेरे अंदर सारे ही डेटाबेस, आपको कौन-सा मायस्क्ल चाहिए, तो मायस्क्ल की सीएफजी फाइल बनाइए, उनमें अपने ड्राइवर का नाम दे दीजिए, अपने यूज़र नेम, यूआरएल, पासवर्ड, डायलेक्ट सब दे दीजिए और मैं मायस्क्ल के लिए क्वेरी बना के आपको दे दूँगा। कल को आपको मन करा नहीं, ओरेकल के हिसाब से चाहिए, तो उसमें ओरेकल का डिटेल डाल दीजिए, ओरेकल के हिसाब से सारे कनेक्शन-वनेक्शन बना दूँगा, ओरेकल के हिसाब से काम कर दूँगा। तो पहले जेडीबीसी यूज़ करने से वजह से हमारा प्रोजेक्ट डेटाबेस से टाइटली कपल्ड हो गया था और अभी हाइबरनेट ने क्या कर दिया? प्रोजेक्ट को लूज़ली कपल्ड बना दिया बाय मेकिंग दैट सीएफजी क्लास, बाय सीएफजी एक्सएमएल, एचबीएम, बाय प्रोवाइडिंग सम एनोटेशंस, राइट? उसने कहा कि भैया ये लो एक्सएमएल, इस एक्सएमएल में अपने ड्राइवर का डिटेल, डेटाबेस की डिटेल सब ये सब लिख डालो और कनेक्शन बना लो, यूज़ करो अपना एन्जॉय करो। बहुत फ़ायदा हो गया भाई। तो कहीं न कहीं हाइबरनेट यूज़ करने से हमारा प्रोजेक्ट लूज़ली कपल्ड हो जाता है और हाइबरनेट लाइट वेट भी है, नॉन इंट्रेंसिव है। इंट्रेंसिव, नॉन इन्वेसिव बोलते हैं इसको। नॉन इन्वेसिव भी है,
मतलब वो आपको कोई क्लास या किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए नहीं कहता है कि इम्प्लीमेंट करो तब प्रोग्राम बनाओ, है ना। डायरेक्ट जार फाइल डालो, डिपेंडेंसी डालो, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाओ, काम कर लो। ठीक है सर, इतना मैं पढ़ाई क्यों रहा हूँ, ये कुछ नया चीज तो है नहीं सर। अभी देखो मजा आने वाला है, अभी मजा आने वाला है, सुनिएगा। देखिए, जब आपने हाइबरनेट यूज कर लिया, आपने हाइबरनेट यूज कर लिया, तो सर हाइबरनेट ने ये लूजली कपल्ड एप्लीकेशन फैसिलिटी हमें दे दिया। ठीक है सर, हुआ क्या, हाइबरनेट वालों ने ओआरएम डिजाइन पैटर्न को, ओआरएम डिजाइन पैटर्न को फॉलो करने के अपनी इम्प्लीमेंटेशंस बनाए, अपनी इम्प्लीमेंटेशन करी। यानी कि ओआरएम डिजाइन पैटर्न का डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन हाइबरनेट वालों ने अपने हिसाब से दिया। उन्होंने अपने हिसाब से कुछ मेथड्स बनाए, जैसे सेव मेथड बनाए, जैसे गेट मेथड बनाया, जैसे कुछ और मेथड बनाया, जैसे सेशन इंटरफेस बनाया, जैसे जैसे कॉन्फ़िगरेशन क्लास बनाई, वगैरह वगैरह। इस तरह से करके उन्होंने बहुत सारी अपनी एपीआई बनाई। किसने? हाइबरनेट वालों ने। हाइबरनेट वालों ने अपनी एपीआई डेवलप करी, अपनी एपीआई बनाई, अपनी क्लासेस और इंटरफेसेस बनाए। क्या करने के लिए? ओआरएम को अचीव करने के लिए, ओआरएम को अचीव करने के लिए, ताकि हम ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग को अचीव कर पाए। राइट, ओके जी। मान लीजिए कि मेरा एक जावा का प्रोजेक्ट था। उस जावा के प्रोजेक्ट में मैंने हाइबरनेट इंप्लीमेंट कर दिया। ठीक है, सर्वलेट या जेएसपी में प्रोजेक्ट था, या स्प्रिंग एमवीसी में प्रोजेक्ट था, उसे मैंने हाइबरनेट लगा दिया। भाई अगर मैंने अपने सर्वलेट या जेएसपी या एमवीसी वाले प्रोजेक्ट में हाइबरनेट लगा दिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं हाइबरनेट की जो भी एपीआई हैं वो यूज करूंगा। मतलब हाइबरनेट के दिए गए क्लासेस, इंटरफेसेस, मेथड को यूज करूंगा और प्रोग्राम बनाऊंगा। आपने कहा बिल्कुल ऐसा ही होगा सर। और अगर मान लीजिए कल को आपको डेटाबेस वगैरह चेंज करना हो, तो सीएफजी चेंज वेंज करिए, आपका काम हो जाएगा। लूजली कपल्ड हो गई, लेकिन लूजली कपल्ड तो हो गई, बट आपकी डिपेंडेंसी किसके ऊपर हो गई पता है? हाइबरनेट के ऊपर हो गई। आपका जावा का प्रोजेक्ट हाइबरनेट के स्पेसिफिक हो गया। आपने कहा हाइबरनेट के स्पेसिफिक तो सर होता ही होगा। नहीं भाई, मैं ये चाहता हूं कि आज मेरी कंपनी जावा प्रोग्राम का, जावा सर्वलेट या जेएसपी या एमवीसी प्रोग्राम का हाइबरनेट से कम्युनिकेशन कर रही है, और कल को मेरी कंपनी मुझसे ये कहती है कि भाई मुझे नया ओआरएम टूल इंप्लीमेंट करके दो, हाइबरनेट में ये फीचर मुझे मजा नहीं आ रहा है। आपको मैं बताना चाहूंगा, ऐसे बारीकियां, ऐसे कुछ फीचर हैं भाई जो हाइबरनेट में नहीं होंगे। सही मैं बता रहा हूँ, रियली मैं बता रहा हूँ। और उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन जब आप बहुत थोड़ा सा और एक्सपीरियंस हो जाओगे तो आपको पता चलेगा। मैं भी बता दूंगा कभी कि हाइबरनेट में ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो नहीं है, जो कि आपको बाकी ओआरएम फ्रेमवर्क आपको प्रोवाइड करके देता है, लाइक टॉप लिंक, लाइक आईबीटीज, लाइक रूम डेटाबेस, लाइक और भी बहुत सारे हो सकते हैं मार्केट में। अभी मैं किसी बंदे से बात कर रहा था, वो अपना एक ओआरएम बेस्ड फ्रेमवर्क बता रहा था कि हमारे यहाँ ये वाला ओआरएम बेस्ड फ्रेमवर्क यूज होता है। हमने कहा क्यों? उसने 75 प्रॉब्लम गिनाने लगा, सर हाइबरनेट में ये दिक्कतें, वो दिक्कतें, थोड़ा सा ऐसा वहां प्रॉब्लम हो रहा था। हमने कहा अच्छा। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि जो हाइबरनेट ने हमें एपीआई दिया था, लाइक सेव मेथड, लाइक गेट मेथड, लाइक सेशन, लाइक कॉन्फ़िग, ये सब मेथड जो हमने अपने कोड में जगह जगह पे, हजारों जगहों पे यूज कर रखा था, है ना, और हाइबरनेट का यूज करके प्रोजेक्ट बनाया हुआ था। कल को मैं गया टॉप लिंक के पास, क्या वही सेम एपीआई या सेम मेथड हमें मिलेंगे? आप बताइए, क्या ऐसा होगा? ऐसा होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, कतई नहीं होगा। टॉप लिंक वालों ने ओआरएम फ्रेमवर्क को अपने हिसाब से इंप्लीमेंट कर रखा है। उन्होंने अपने गेट मेथड दे रखे हैं। अपने, हो सकता है इसके मेथड का नाम गेट की जगह पे फेच हो, इसके मेथड का नाम हाथी हो, इसके मेथड का नाम सेशन की जगह पे फैशन हो, है ना, इसको फैशन अच्छा लगता हो। ठीक है, इसको कॉन्फ़िग की जगह पे, है ना, कौन लिखना अच्छा लगता हो। समझ रहे हो? इसके एपीआईज, टॉप लिंक या आईबीटीज या रूम डेटाबेस की एपीआईज या हाइबरनेट की एपीआईज अलग अलग होती हैं। जितने भी हमारे हाइबरनेट के ओआरएम के इम्प्लीमेंटेड फ्रेमवर्क होते हैं, सबकी एपीआईज अलग अलग होती हैं, अलग अलग क्लासेस और अलग अलग इंटरफेसेस होते हैं। समझ गए? इसका मतलब ये हो गया कि जब हाइबरनेट आया,
और हाइबरनेट ने आपने यूज करना शुरू कर दिया, तो आपको लगा कि सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। भाई जीडीबीसी की प्रॉब्लम, डेटाबेस डिपेंडेंसी की प्रॉब्लम तो आपने सॉल्व कर ली, बट ओआरएम डिपेंडेंसी प्रॉब्लम को आपने नहीं सॉल्व किया। बात समझ रहे हो? ओआरएम डिपेंडेंसी वाले प्रॉब्लम को आपने नहीं सॉल्व किया ना, क्योंकि अभी आपका जो प्रोजेक्ट है, जिस ओआरएम को आप फॉलो करोगे उसी के स्पेसिफिक बन जाएगा। कई ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि भाई मुझे ये फीचर चाहिए, वो फीचर चाहिए, ऐसा फीचर चाहिए, वैसा फीचर चाहिए। वो फीचर टॉपलिंग में अच्छे से दिया हुआ है, या आईबीटीज में अच्छे से दिया हुआ है, या किसी और ओआरएम बेस्ड टूल में दिया हुआ है। आप तो मजबूर हो, आपने तो हाइबरनेट लगा रखा है। हाइबरनेट की एपीआई जगह जगह है ना चिपका रखी है। तो आपका प्रोजेक्ट तो उसी उसी के स्पेसिफिक हो गया ना भाई। क्या करा जाए? इसी चीज का सोल्यूशन है जेपीए। इसी का सोल्यूशन कौन है? जेपीए। आया ना मजा? है ना इंटरेस्टिंग बात? तो जेपीए यानी कि जावा वालों ने कहा, ओ भैया सुनो 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 इधर आओ। हमने कहा क्या? उन्होंने कहा सुनो देखो, सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है? हमने कहा कि हम लोगों ने, सब लोगों ने मिलके कहा भैया क्या क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हो? कहा गया कि भैया देखिए, सब लोग अपना अपना ओआरएम यूज कर रहे हो, अपना अपना ओआरएम का टेक्निक यूज कर रहे हो, अपना अपना ओआरएम का तरीका यूज कर रहे हो, वो आप करो। हम आप सब लोगों को ओआरएम को इंप्लीमेंट करने की एपीआई देते हैं, जिसको स्पेसिफिकेशन जेपीए स्पेसिफिकेशन बोला गया, जेपीए स्टैंडर्ड बोला गया। हम डेटाबेस में डेटा स्टोर करने का, फेच करने का, डिलीट करने का, फेच गेट करने का अपने स्टैंडर्ड एपीआई प्रोवाइड करते हैं आप सब लोगों को, अपनी एपीआई देते हैं। तो जेपीए इज नथिंग बट स्पेसिफिकेशन और स्टैंडर्ड। it is nothing but it is just a kind of, it is just a kind of API। ये एक एपीआई है जो कि किसने दिया? सन माइक्रो सिस्टम ने दिया। सन माइक्रो सिस्टम ने कहा कि भैया अगर आपको ओआरएम की फंक्शनलिटी को इंप्लीमेंट करना है तो मेरे जेपीए स्पेसिफिकेशन को फॉलो करिए। बात समझ में आ रहा है? तो जेपीए डिफाइंस ए स्पेसिफिकेशन और इट इज एन एपीआई। एपीआई का मतलब क्लास इंटरफेस एंड मेथड एंड पैकेजेस वगैरह वगैरह। क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? टू डिफाइन द एंटिटीज, टू डिफाइन द एट्रीब्यूट्स, टू डिफाइन द क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स वगैरह वगैरह। ठीक है? और वो जो एपीआईज हैं, उन एपीआईज की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कौन करेगा? उन सारे वेंडर से बोला गया, ये सारे वेंडर्स हैं, इम्प्लीमेंटेशन हैं, इन सब से बोला गया कि भैया आप सब लोग अपने अपने हिसाब से, सब लोग अपने अपने हिसाब से इसकी क्या करो? इम्प्लीमेंटेशन करो। किसकी? जेपीए की। जेपीए स्पेसिफिकेशन की इम्प्लीमेंटेशन अपने हिसाब से आप लोग करो। ठीक है? तो अब सुनिएगा जरा ध्यान से, जितने भी ओआरएम बेस्ड टूल हैं, लाइक हाइबरनेट, लाइक टॉप लिंक, लाइक आईबीटीज, लाइक रूम, हो सकता हो स्प्रिंग बूट भी, हो सकता हो स्प्रिंग बूट भी, है ना, स्प्रिंग बूट, ये सब लोगों का, इन सब लोगों का अपना खुद का ओआरएम हो सकता है, हो, जैसे स्प्रिंग का अपना ओआरएम, स्प्रिंग ओआरएम है, लेकिन जैसे हाइबरनेट का अपना खुद का है। लेकिन आप सब लोगों से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप सब लोगों का अपना एपीआई, अपनी इंप्लीमेंटेशन जो पहले आप यूज कर रहे थे उसको मत यूज करो, और चाहो तो यूज भी करो, हमारी इच्छा नहीं है, हमारे हमारे ऊपर उसकी कोई फोर्स नहीं है आपके ऊपर। लेकिन मेरे दिए गए जेपी स्पेसिफिकेशन को अगर आप फॉलो कर रहे हो और उसके अंदर आने वाली एपीआईज को फॉलो करके आप ओआरएम को अचीव कर रहे हो, तो आपका जो प्रोजेक्ट होगा वो एक ओआरएम टूल से दूसरे ओआरएम, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवे ओआरएम टूल पे आसानी से स्विच हो सकता है ना? वहां पे कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी। समझ पा रहे हो आप? कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी। कितना इंटरेस्टिंग बात कह दिया भाई इन्होंने। समझ गए आप? तो जेपीए जस्ट एक स्पेसिफिकेशन हमें प्रोवाइड करता है, एक क्लास इंटरफेस और पैकेज ही हमें प्रोवाइड करता है, जिसमें उन्होंने अपनी कुछ स्टैंडर्ड एपीआई दे रखी हैं, और उन्होंने कहा कि भैया इन्हीं स्टैंडर्ड एपीआई को फॉलो करके ही आप प्रोग्राम बनाइए, प्रोजेक्ट बनाइए। अगर उन स्टैंडर्ड एपीआई को फॉलो करके प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आपका प्रोजेक्ट किसी भी जेपीए बेस्ड, सॉरी ओआरएम बेस्ड टूल के ऊपर चलाया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? इंटरेस्टिंग बात।
तो ये चीज है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि जेपीए क्या है, एक एपीआई है, एक स्पेसिफिकेशन है ना, जिसकी एक इम्प्लीमेंटेशन हाइबरनेट भी है, हाइबरनेट भी है, टॉपलिंक भी है, आईबीटीज भी है, रूम भी है, हो सकता हो स्प्रिंग बूट भी हो सकता, कोई और भी हो, है ना। रूम तो स्पेशली जो है एंड्रॉयड के लिए है, तो यहाँ पे इसे छोड़ दो, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो ये सब अलग अलग वेंडर हैं, अलग अलग कह सकते हो प्रोवाइडर हैं, ओआरएम बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन है, जो सब लोग जेपीए को अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट करते हैं, समझे आप। आपने कहा सर, तो जो जेपीए की एपीआई होती होंगी वो कैसे दिखती होंगी, और हाइबरनेट या अलग अलग वेंडर की कैसे दिखती होंगी। तो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। आप ऑलरेडी ये सब यूज कर रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं है। आप सब कुछ यूज कर रहे हो, सब कुछ यूज कर रहे हो, आपको पता नहीं चल पाता है। कोई भी एग्जाम्पल आप देख लीजिए, लाइक कोई भी एग्जाम्पल आप ओपन कर लीजिए, ठीक है। ये एग्जाम्पल जैसे हम ओपन कर रहे हैं, ठीक है, स्टूडेंट है, एम्प्लॉय है, पर्सन है, कोई भी एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे एम्प्लॉय है, इसकी मेन क्लास कहाँ गई, ये है ऐप क्लास में होगी मेन क्लास। ये देखिए, देखिए, देखिए भाई, यहाँ से लाइन नंबर 2 के इंपोर्ट कर लीजिए। देखिए, जब आप प्रोग्राम लिखते हो तो यहाँ पे लिखे हो सेशन, ये लिखे हो कॉन्फ़िगरेशन, ये लिखे हो कॉन्फ़िग, ये बिल्ड सेशन फैक्ट्री या ओपन सेशन या और बहुत सारे, है ना। ये दिख रहा है, ये मेथड दिख रहा है आपको, ये सब दिख रहा है, ये अलग अलग, ओके। ये सब देखो कहाँ से आ रहा है, इंपोर्ट कहाँ लिखा हुआ है ऊपर देखिए, ये कहाँ से इंपोर्ट होके आ रहा है, ये सारी चीजें कहाँ से इंपोर्ट होके आ रहा है, सब org.hibernate से आ रहा है। तो यानी कि ये सारी की सारी एपीआई किसने प्रोवाइड कर रखी हैं, हाइबरनेट वालों ने प्रोवाइड कर रखी, ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा, ये ट्रांजेक्शन भी, ये सेव मेथड भी, ये सेव मेथड वगैरह वगैरह जो आप चलाते हो, राइट। लेकिन भाई, लेकिन हम्म, ठीक है, ठीक है। अच्छा, कुछ जगहों पे, कुछ जगहों पे आप यहाँ पे org.hibernate नहीं लिखा हुआ मिलेगा। वहां पे क्या लिखा हुआ मिलेगा, वहां पे लिखा हुआ मिलेगा लाइक java.persistent, इस तरह से करके कुछ। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे, जो मैं आपको 1 to 1 के बारे में समझाया था लास्ट टाइम पे, ऐसे दिखा सकता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे, जैसे आप अपनी एंटिटी बनाते हो, तो एंटिटी में यहाँ पे देखिए लिखते हो @entity। तो ये क्या है, @entity क्या है, एट द रेट एंटिटी हो गई, @id हो गई, जनरेटेड वैल्यू हो गई, कॉलम हो गया, ठीक है। तो ये सब, रुको एक सेकंड के लिए, और ऊपर देखो यहाँ पे लिखा जकार्ता.persist, जकार्ता.persist। भाई ये जो जकार्ता.persist वाली जितनी भी चीजें हैं, दीज आर ऑल केम फ्रॉम द जेपीए, ये जेपीए से लाई गई हैं। तो हाइबरनेट अब दोनों ही तरह की इंप्लीमेंटेशन को फॉलो कर रहा है। हाइबरनेट जेपीए को यूज कर रहा है, और हाइबरनेट आपके अपना खुद का इंप्लीमेंटेशन भी इसके पास है। तो हाइबरनेट एक ओआरएम बेस्ड टूल है, ठीक है ना, या हाइबरनेट जेपीए की ही एक इंप्लीमेंटेशन है। और जेपीए क्या है, एक स्पेसिफिकेशन है। जेपीए क्या है, एक स्पेसिफिकेशन, समझ गए। तो जगह जगह पे आपको ये सब टूल मिलेगा, और ये जितने भी ये एनोटेशंस हैं और जितने भी ये पैकेजेस आपको दिख रहे हैं, इनमें यूज होने वाले जितने भी एनोटेशंस हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। जब आप यहाँ पे @entity लिखते हो, अभी तो हम नया वाला यूज कर रहे हैं ना, लेकिन पुराने वाले में, पुराने वर्जन में जब @entity लिखते थे हम, क्योंकि हम हाइबरनेट का लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं भाई। तो जब पुराने वाले ही वर्जन पे जब आप जाते हो, तो वहां पे क्या देखते हो, जब आप @entity लिखते हो तो एंटिटी दो दो जगह दिखता है। एक हाइबरनेट में भी दिखता है, एक जकार्ता.persist में भी दिखता था पहले, समझे। अब तो, अब जो है जितने भी ओआरएम बेस्ड टूल हैं, वो अपने आप को सुधार रहे हैं, वो अपने आप को सुधार रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि भाई आपको कभी रिकमेंड नहीं कर रहे हैं कि हमारे दिए गए, है ना, हमारे दिए गए स्पेसिफिकेशन को या हमारे दिए गए इंप्लीमेंटेशन को आप फॉलो करो। क्योंकि हमारे दिए गए इंप्लीमेंटेशन को अगर आप फॉलो करोगे, तो आपका जो प्रोजेक्ट होगा हमारे स्पेसिफिक बन जाएगा। आप जेपीए की स्पेसिफिकेशन को फॉलो करें, जेपीए की स्पेसिफिकेशन जेपीए के द्वारा प्रोवाइड करी गई एपीआईज को यूज करें, उनके दिए गए क्लासेस और इंटरफेसेस को यूज करें। उसको यूज करने से क्या फायदा है भाई, उसको यूज करने से फायदा है कि आपका जो यही जो एंटिटी होगा, ये जो एंटिटी होगा,
जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना ये एंटिटी जो होगा ये क्या होगा, ये जो एंटिटी होगी ये आपकी पोर्टेबल होगी। यही एंटिटी आज हाइबरनेट पे चलेगी, इसी एंटिटी को टॉप लिंक पे दे दो, इसी एंटिटी को IBTs पे दे दो, इसी को कहीं कहीं और जगह पे दे दो। समझ में आई बात? आपको मैं ये जो हाइबरनेट पढ़ा रहा हूँ, ये एंटिटी बनाना सिखा रहा हूँ ना, मैं ऐसे ही सेम एंटिटी आगे चल के आपको जेपीए मैंने कि स्प्रिंग बूट में जो जेपीए इंप्लीमेंट करूंगा वैसे ही बनाऊंगा, एकदम सेम एज इट इज बनाऊंगा। इसमें कोई चेंज नहीं होगा, एकदम ऐसे ही होगा, इसमें कोई बदलाव ही नहीं होगा। अगर आपने यहाँ पे अच्छे से पढ़ लिया ना, तो वहां पे पढ़ाने में मुझे मेहनत ही नहीं लगना है। स्प्रिंग बूट के ऊपर जब मैं जेपीए इंप्लीमेंट करूंगा, सीधे मैं जेपीए इंप्लीमेंट करूंगा, हाइबरनेट नहीं यूज करूंगा, मैं जेपीए इंप्लीमेंट करूंगा सीधे। तो वहां पे यूज करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, वेरी वेरी सिंपल हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। समझ में आई बात? तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि जेपीए क्या है और हाइबरनेट क्या है। ठीक है, तो जेपीए एक जैसे स्पेसिफिकेशन है, स्टैंडर्ड है। ठीक है, अभी भी जो हम एपीआई यूज करते हैं और जेपीए के द्वारा बताए गए, अच्छा एक चीज है, जेपी वालों ने अपना स्टैंडर्ड दिया और उसकी इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग वेंडर्स करते हैं। मे बी वो खुद भी कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि मैं चाहूं तो केवल जेपीए पे काम कर सकता हूं। केवल जेपीए पे सर कैसे काम होता है? अगर मान लीजिए मुझे मुझे जेपीए पे काम करना है, कैसे करूंगा? तो स्प्रिंग बूट में मैं ओनली जेपीए की डिपेंडेंसी ऐड करके ही सारा काम कर सकता हूं, मुझे हाइबरनेट ऐड करने की जरूरत नहीं है, और ये सारा ही काम वो करके दे देता है। तो शायद स्प्रिंग बूट वालों ने जेपीए को अपने हिसाब से फिर इंप्लीमेंट कर रखा होगा, है ना, तब कर ले रहे हैं। क्या इंडिपेंडेंट कोई इंप्लीमेंटेशन उसकी बनती है? तो आई एम नॉट श्योर ऑन दैट कि भाई वो क्या उनकी खुद की अपनी इंप्लीमेंटेशन, यानी अपनी ही एपीआई बनाया और अपनी ही इंप्लीमेंटेशन करते हो, है ना। तो ऐसा होता है, ये बात बिल्कुल इसी तरह से है जैसे जैसे J2EE एक एपीआई है और जो अलग अलग वेंडर हैं उन एपीआई की इंप्लीमेंटेशन देते हैं, जैसे टॉम कैट, ग्लासफिश, जेबॉस, ये अलग अलग वेंडर हैं, उसकी इंप्लीमेंटेशन देते हैं J2EE की। सेम वही चीज है। तो ओआरएम कंसेप्ट बनाया, फिर ओआरएम कंसेप्ट को अचीव करने का एपीआई बनाया जिसको जेपीए एपीआई बोला, और उसी एपीआई की इंप्लीमेंटेशन, जो जेपीआई एपीआई स्टैंडर्ड शुरू से नहीं थी, ये भी बात है, ये पिक्चर में आई क्यों? क्योंकि जेपीआई स्टार्टिंग से नहीं थी। अगर स्टार्टिंग से सब कुछ होता, अब जैसे सर्वलेट है, अब जैसे J2EE है, क्या स्टार्टिंग से था J2EE? नहीं भाई, लोगों को पता नहीं है ना, जो स्टार्टिंग से पढ़ेगा उसको पता रहेगा, जो पुराने लोग हैं उनको पता रहेगा कि भाई क्या कहानी है। सर्वलेट को बनाया किसी थर्ड पार्टी ने, और सर्वलेट अलग से चलती थी, अलग से, बिना J2EE के थ्रू, वेंडर अपने हिसाब से चलाते थे। बट जब J2EE आया, उसने अपने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, नहीं सर्वलेट को ऐसे चलाओ, इस तरह से चलाओ, इस वे में चलाओ। समझे? बिल्कुल उसी तरह से, उसी वे में ओआरएम एक कंसेप्ट बना और उसकी इंप्लीमेंटेशन सीधे हाइबरनेट, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर इंप्लीमेंटेशन बनी मार्केट में, तो उसने इंप्लीमेंटेशन दे दिया और सब लोग उसको यूज करने लगे। अब जब इस तरह की कोई चीज पिक्चर में चलती है ना, तो सन माइक्रो सिस्टम को मुझे लगता है कि थोड़ा उसको अच्छा नहीं लगता होगा कि यार हमारा तो बाइकआउट हो गया, हमने तो कोई यूज ही नहीं कर रहा है, हमारा तो कोई फायदा ही नहीं है। तो फिर बीच में वो खड़ा हो जाता है, कहता नहीं लो मैं स्टैंडर्ड सेट करूंगा, मैं एकदम बिल्कुल एकदम वो मैनेजर की तरह यार, कि दिन भर बैठ के एम्प्लॉय काम कर रहा है, बैठ के काम कर रहा है, और शाम को आया, अरे भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, आओ चलो मैं सेट करता हूँ, ये करो, ये वेरिएबल यहाँ फेंक दो, ये डेटा यहाँ फेंक दो, ओके ये बन गया जी सर। अब क्या टीम मीटिंग में बोल दिया कि हम लोगों ने ये बना दिया, ऐसा कर दिया। समझ रहे हो? उस तरह से बात हो गई। तो सर माइक्रो सिस्टम पिक्चर में इस तरह से आया और इसने जीपीए स्टैंडर्ड बना दिया। तो भाई मेरे नॉलेज के हिसाब से ऐसे ही है, ये मेरा पर्सपेक्टिव है जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि शुरू से हम लोग ये नहीं पढ़ते थे। अब जो है ये सारी बातें हम मतलब सुनते हैं, स्टार्टिंग से, बहुत स्टार्टिंग से मैं बात बता रहा हूँ, ये जेपीए है। तो अब आपके ऊपर है, आप हाइबरनेट को यूज करते हुए जेपीए की इंप्लीमेंटेशन यूज कर रहे हो या हाइबरनेट की इंप्लीमेंटेशन यूज कर रहे हो, आप ध्यान रखो। ठीक है, ये जो सेशन वेशन बनाते हो, अच्छा एक चीज और मैं आपको बताऊं, कुछ ऐसे भी मेथड्स हैं, कुछ ऐसे मेथड हैं जो जेपीए वालों ने दिया हुआ है, कुछ ऐसे मेथड हैं जो हाइबरनेट से मिला हुआ है। समझ रहे हो? मेथड भी ऐसे हैं, जैसे जैसे ये जो परसिस्ट मेथड है, ये जेपीए स्टैंडर्ड मेथड है, पता है, ये जेपीए स्टैंडर्ड मेथड है, देखो ना,
ये परसिस्ट मेथड कहाँ से आ रहा है? जेपीए से आ रहा है। कुछ ऐसे मेथड हैं जो कुछ ऐसी एपीआई हैं जो कहाँ से आ रही हैं, जो हाइबरनेट के थ्रू दी जा रही हैं, ठीक है। एक्चुअली सेम मेथड, देखो सेम मेथड हाइबरनेट का अपना खुद का है, बट डिप्रिकेट है, देखो इसीलिए डिप्रिकेट कर दे रहे होंगे, राइट। जैसे गेट मेथड है, लोड मेथड है, इनमें भी डिफरेंस है भाई। तो जो भी आप मेथड यूज कर रहे हो वो किस जगह से, किस पर्टिकुलर जगह से बिलोंग कर रहा है। ये परसिस्ट मेथड बिलोंग कर रहा है यहाँ से, देखिए सेशन से, और ये सेशन कहाँ से है? अच्छा, ये हाइबरनेट का ही परसिस्ट मेथड आप यूज कर रहे हो, लेकिन हाइबरनेट भी इंटरनली देख रहे हो, ये जेपीए को यूज कर रही है इंटरनली कई चीजें, उसका भी सेशन, ठीक है, ठीक है। अच्छा, और भी मैं आपको मेथड दिखाता हूँ जो कि हम यूज डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं करते। जैसे अभी उस दिन हमारी बात हो रही थी कि सर हमारे पास फाइंड मेथड भी है, राइट। ये फाइंड मेथड पहले से नहीं हुआ करता था यहाँ पे, ठीक है। ये फाइंड मेथड जेपीए से आया हुआ है, फाइंड फाइंड आईडी, फाइंड बाई आईडी, फाइंड बाई नेम। गेट मेथड भी होना चाहिए इसके पास, ठीक है। तो अगर हम फाइंड मेथड कोई इम्प्लीमेंटेशन में जाते हैं और चेक करते हैं तो आपको जाके वहाँ पे दिखेगा कि ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है, जाके आप देखिए। पर देखिए, मैं एक सिंपल वर्ड में आपको बता दूं, जहाँ पे भी ये जकार्ता जकार्ता आ रहा है, जकार्ता डॉट परसिस्ट, जकार्ता डॉट परसिस्ट, तो ये सब क्या है? ये क्या है बताओ? ये क्या है? फटाफट बताओ, ये क्या है? हैं? जकार्ता डॉट परसिस्ट वाली पैकेजेस कौन है? ये पैकेजेस सर कहाँ से आती हैं? सर ये जो जावेक्स है उसी का रिप्लेस कर दिया है जकार्ता को। ओ भाई, ये जकार्ता डॉट परसिस्ट जब यहाँ लिखा होगा ना, जी ये इसका मतलब ये जेपीए से आ रहा है, समझे। दीज आर ऑल फ्रॉम द जेपीए। और जहाँ पे भी लिखा है org.hibernate, 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 वो जकार्ता, हर चीज को एक तरह से मत समझो। वो जो जकार्ता है, वो J2EE जो जेवेक्स पैकेज से रिप्लेस हुआ, वो अलग चीज है। यहाँ पे जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ, यहाँ तो जेपीए और हाइबरनेट का कंपैरिजन हो रहा है ना। जहाँ जहाँ जकार्ता लिखा हुआ है, इज ऑल जकार्ता इज फ्रॉम द जेपीए, ऑल द जकार्ता इज फ्रॉम द जेपीए। और org.hibernate, 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 ये सब कहाँ से है? ये सब हमारे हैं, कहाँ से भाई? ये है हाइबरनेट के खुद के। तो देखो, आप अपनी अपनी मर्जी के मालिक हो, आपको क्या यूज करना है बताओ। जेपी यूज करना है तो जेपी के बनाए गए स्टैंडर्ड को फॉलो करो, जेपी के बनाए गए स्पेसिफिकेशन को फॉलो करो। अगर जेपी के बनाए गए स्पेसिफिकेशन को फॉलो करते हो तो आपका प्रोजेक्ट जो है लूजली कपल्ड होगा। अगर मान लो मैं ये एंटिटी ऐसे बनाया हूँ ना, ये एंटिटी बनाया हूँ, ठीक है ना, यही एंटिटी देखो, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करूंगा, ठीक है। चलो मैं आपको एक एक प्रोजेक्ट आपको बना के दिखाता हूँ। मैंने पहले भी आपको एक स्प्रिंग बोर्ड का प्रोजेक्ट बना के दिखाया है, राइट। तो मैं फाइल में जाऊंगा, न्यू में जाऊंगा और यहाँ से बनाऊंगा, फाइल में जाके न्यू में जाके एक स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट बनाऊंगा, ठीक है। स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट बनाता हूँ और स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट में मैं नाम दे देता हूँ जेपीए ऑन स्प्रिंग बूट, ठीक है। मैं जेपीए यूज करने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं सब कुछ ऐसा एज इट इज रहने देते हैं, पैकेज वैकेज हमें चेंज करना नहीं है। अब बताओ आपको क्या यूज करना है? हाइबरनेट यूज करना है। देखिए, हाइबरनेट जब आप यहाँ पे यूज करते हो, हाइबरनेट हाइबरनेट के पैकेजेस जब आप सर्च करते हो तो हाइबरनेट यहाँ पे दिखता ही नहीं है, क्योंकि यार हाइबरनेट मतलब कि यूज करने का ड्रॉबैक तो आपको समझ ही में आ रहा है ना कि क्या है। फिर हमारी डिपेंडेंसी आ गई ना भाई हाइबरनेट के ऊपर। तो हाइबरनेट की जगह पे यही देखो, दिखा रहा है स्प्रिंग डेटा जेपीए करके दिखा रहा है, ये जेपीए है, ये जेपीए है, जेपीए यूज कर रहे हो तो स्प्रिंग डेटा जेपीए समझ लो, जेपीए की एक इम्प्लीमेंटेशन है, सीधे हम यूज करने जा रहे हैं। और कौन सा फीचर यूज करना चाहते हो? कुछ इसके अंदर और डालना चाहते हो क्या डिपेंडेंसी? जैसे अगर आप एमवीसी यूज कर रहे हो, वेब यूज कर रहे हो, तो वेब की डिपेंडेंसी डाल दो। बट मैं वेब वेब यूज नहीं करना चाहता हूँ, मैं वेब की डिपेंडेंसी नहीं डालूंगा, मैं सीधे जेपीए को प्रैक्टिस करना चाहता हूँ स्प्रिंग बोर्ड पे, ठीक है। हाइबरनेट पे प्रैक्टिस करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ क्या? कर सकते हो भाई, क्या दिक्कत है? डेव टूल डालना है तो डाल दीजिए, मैंने जेपीए डाल दिया और फिनिश कर दिया, बस हो गया। मैंने इसमें एमवीसी की भी डिपेंडेंसी नहीं डाली, वेब की भी डिपेंडेंसी नहीं डाली, कोई भी डिपेंडेंसी नहीं डाली है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट बन गया, देखो जेपीए जेपीए ऑन लिखा आ गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नो इशू, ठीक है। ये देखिए बन गया, बन गया। ये देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी वगैरह बन के आता है, जो भी है। यहाँ पे एक मेन क्लास बन के आता है, आपको पता ही है, पहले भी मैंने बताया हुआ है। साथ में स्प्रिंग बूट को भी देख रहे हो आप लोग, है। स्प्रिंग बूट में जो है आप यहाँ पे अगर
लेट सपोज मैंने यहाँ पे कोई सर्वर नहीं डाला, कोई डिपेंडेंसी, बस मैंने क्या डाला है, जेपीए। भाई पता है जेपी की डिपेंडेंसी ऐड करने के बाद ये जो स्प्रिंग बूट है ना, एकदम जैसे समझ लो कि पागल हो जाता है एकदम। ठीक है, डिपेंडेंसी स्प्रिंग डेटा जेपी आपने डाल रखा है ना, डिपेंडेंसी देखना चाहते हो, डिपेंडेंसी देख लो आपने क्या डाला है। डिपेंडेंसी देखिए आपने क्या डाला है, डिपेंडेंसी आपने डाला है स्प्रिंग डेटा जेपीए, यही है स्प्रिंग बूट के अंदर स्प्रिंग स्टार्टर स्प्रिंग बूट डेटा जेपीए, ये डिपेंडेंसी आपने डाल दिया बस। ठीक है, तो आगे चल के बड़े लेवल पे प्रोजेक्ट में यही यूज होता है भाई, तो यही जेपी ही यूज होता है। ठीक है, मैंने डिपेंडेंसी डाल दिया। अब मुझे पहली बात तो मैं बताऊं, देखो जब जेपी और स्प्रिंग बूट लेवल पे जब जेपी यूज करोगे, तो मैं पढ़ाऊंगा आगे डिटेल में। भाई यहाँ पे हमें कुछ मेहनत नहीं करना है, कोई जडे इतना सारा मेहनत, इतना सारा कनेक्शन कुनेक्शन दुनियादारी हाथी घोड़ा लिखना ही नहीं है भाई। सीधे यहाँ पे एक एप्लीकेशन प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी में देखिए नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको अपना ड्राइवर यूआरएल यूजर नेम पासवर्ड 4 चीज़ देना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ड्राइवर ड्राइवर। ठीक है, तो देखो ड्राइवर क्लास नेम, ये तो फ्लाईवे है ना, ड्राइवर क्लास नेम या स्प्रिंग डेटा स्प्रिंग स्प्रिंग ठीक है, स्प्रिंग डॉट ड्राइवर स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स। ठीक है, डेटा सोर्स। ठीक है, डेटा SOURCE डेटा सोर्स, डेटा सोर्स नेम। ये तो है, ये देखो स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स ड्राइवर क्लास का नाम, बस यहाँ ड्राइवर क्लास का नाम बताना होता है। आपने कहा सर ये लिखना जरूरी था क्या अभी? अरे भाई इसके बिना काम ही नहीं चल पाएगा, मैं बता रहा हूँ ना, इसके बिना काम ही नहीं चल पाएगा, ये देना जो जरूरी है। तो यहाँ पे ड्राइवर क्लास नेम दे दीजिए। तो ड्राइवर क्लास का नाम क्या होता है हमारा, कॉम डॉट माई SQL डॉट CJ डॉट JDBC डॉट ड्राइवर, बस हो गया ख़त्म। और क्या होता है इसके अलावा, ड्राइवर क्लास के अलावा होता है जी URL, ड्राइवर क्लास हो गया, एंड देन डेटा सोर्स डॉट URL होता है, URL है ना, ड्राइवर क्लास डेटा सोर्स डॉट URL। ये देखिए डेटा सोर्स यूजर नेम है, URL है, URL क्यों नहीं दिख रहा है भाई, अच्छा ड्राइव डेटा सोर्स डॉट URL है, तो भाई कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये मैं आपको एक तरह से जेपीए दिखा रहा हूँ, ये देखिए। ओह ये ड्राइवर क्लास नेम तो बहुत आसानी से दिख रहा है, URL क्यों नहीं दिख रहा है, डेटा सोर्स डॉट URL दिखेगा दिखेगा, यहीं पे तो होता है। ये देख, नहीं नहीं ये तो दूसरा चीज़ है, ये ड्राइवर क्लास है। अरे ओनली URL करके लिखोगे तो अपने आप आ जाना चाहिए, यूजर नेम पासवर्ड सब सब तो आ रहा था यार, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। ओके, ऑटो कंप्लीट आ जाता है सब, कोई बात नहीं, दोबारा इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, स्प्रिंग डॉट ड्राइवर क्लास कंट्रोल स्पेस करते हैं, तो यहाँ ड्राइवर क्लास तक तो आ रहा है, कहाँ ड्राइवर क्लास URL यूजर नेम ये आ गया ना, देखो यहाँ ये तो ही हिकारी का आ रहा है भाई, हिकारी का आ रहा है, टॉम कैट का आ रहा है तो डेटा सोर्स डॉट URL होना चाहिए ना, इज इक्वल टू, हाँ URL शायद ऐसे ही है। ठीक है, डेटा सोर्स डॉट यूजर, हाँ यूजर नेम। ठीक है, डेटा सोर्स डॉट पासवर्ड, चलो अपने आप नहीं दिखा रहा था, कोई बात नहीं, जब अपने आप दिखाता है तो थोड़ा सा लगता है। यूजर नेम मेरा है रूट, पासवर्ड भी है मेरा रूट, और URL क्या होता है भाई, तो JDBC कॉलन MySQL कॉलन /लोकल होस्ट कॉलन 3306 कोई डेटाबेस का नाम याद है आप लोगों को, बताइए फटाफट, जो मैंने बना रखा हो। सूर्या ये देखिए डीबी। सूर्या डीबी, तो सूर्या डीबी यहाँ पे लिख देते हैं, सूर्या डीबी। विश्वास करोगे कितना आसान है, देखो कितना आसान है भाई, बस इतना ही लिखना है। और एक चीज़ है, तो आपने यहाँ ड्राइवर ले लिया, URL ले लिया, यूजर नेम ले लिया, पासवर्ड ले लिया। ठीक है, अब आप एक काम करो, यहाँ पे आप अपना वो दे दो, क्या आप अपना दे दीजिए, हाइबरनेट की प्रॉपर्टी ऐड कर दीजिए, HBM टू DDL, ऑटो DDL, ऑटो DDL, ऑटो DD
L, ठीक है। ये तो आप लिख दीजिए ना spring डॉट हाइबरनेट डॉट ऑटो DDL टू ऑटो ऐसे करके, और यहाँ पे लिख दीजिए क्या, अपडेट। इस लाइन को लिखने से क्या होता है पता है, डेटाबेस में टेबल अपडेट होते रहते हैं अपने आप, पता है ना, अपने आप डेटाबेस में टेबल ओबल बन जाता है, राइट। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है जी शो एसक्यूएल, राइट, याद आ रहा है, शो एसक्यूएल ट्रू कर दोगे तो आपकी एसक्यूएल क्वेरी दिखने लगती है। यही सब तो आप तो कर रहे थे, वो माई उसके भी अंदर कर रहे थे, कहाँ पे, CFG में लिख रहे थे। अब स्प्रिंग बूट ने इस तरह से दे दिया है, थोड़ा सा अंतर है बस, और कुछ ज्यादा थोड़ी ना है कुछ, बस खत्म, दैट्स इट। आपने तो सर कहा था कि आप कोई एक एंटिटी उठाओगे और सीधे यहाँ डाल दोगे, तो डाल दो ना भाई, किसने मना कर रखा है, कोई भी एंटिटी उठाइए यहाँ पे डाल दीजिए, डजंट मैटर, आप कोई भी एंटिटी उठाइए और इसके अंदर डाल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। तो कौन सी एंटिटी उठा लें भाई, अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, क्या था यार, वो यही वाला था ना, यही वाला एंटिटी था, कहाँ गया वो एंटिटी, ये था। मैं अपनी कोई भी एंटिटी उठा के यहाँ पे रख दूंगा और ये काम करेगा एज इट इज। जैसे एम्प्लॉय नाम की एंटिटी थी ना, मैंने अपनी क्लास में उठा के एज इट इज यहीं पे रख दिया, ये लीजिए, हो गया खत्म, खत्म कहानी। मुझे कुछ चेंज करना है क्या, पैकेज वैकेज हटा देता हूँ, लॉम्बॉक नहीं है तो इसलिए मैं इसको हटाना पड़ेगा भाई, लॉम्बॉक डालना चाहिए था मुझे अपने प्रोजेक्ट में, नहीं डाला मैंने, कंट्रोल-Shift-O कर देता हूँ, ठीक है भाई, ठीक है। तो लॉम्बॉक डाल दीजिए, बस खत्म, हो गया भाई, क्या चाहिए लाइफ में। मैंने क्या कुछ चेंज किया, मैंने कहीं जेपीए की जो इतनी सारी पैकेजेस इंपोर्ट इंपोर्ट करके लिखी गई हैं, चेंज मारा, कोई चेंज किया भाई, एक ही जगह पे एक लाइन चेंज किया क्या, नहीं किया ना, है ना, इंटरेस्टिंग बात है ना, मजेदार बात। तो यूज करिए ना अपने प्रोजेक्ट में। अब आप जैसे मैं मान लो कि ये डेट टाइम टेम्पोरल दुनियादारी ये सब नहीं स्टोर करना चाहता हूँ, कर लो आप, चाहे आप अपनी मर्जी है, यूज़ करना चाहो तो यूज़ कर लो, एम्बेडेड एम्बेडेबल वगैरह, आइडेंटिटी भी नहीं आप चाहते हो तो जैसा आप चाहते हो, तो ये जेपीए के एपीआईज हैं, हाइबरनेट वाले इंपोर्ट करके देखो, अभी यहाँ सेशन लाओ, सेशन फैक्ट्री लाओ, कनेक्शन लाओ, कन्फिग्रेशन उसका सेव मेथड लाओ, अभी नहीं चलने देगा भाई, ये चलने ही नहीं देगा। है ना मज़ेदार चीज़। तो ये चीज़ें होती हैं भाई। अब यहाँ पे आपने टेबल का नाम बदल दीजिए, लाइक टेबल का नाम दे दीजिए EMP444 दे दिया, हो गया खत्म, बस यूज़ करिए अपने प्रोजेक्ट में, जहाँ मर्जी वहाँ यूज़ करिए। क्वेश्चन है कि कैसे यूज़ करा जाए, है कैसे यूज़ करा जाए, तो यहाँ पे तरीका थोड़ा सा अलग है, देखिए थोड़ा सा अलग है। आप अपने इस एंटिटी क्लास का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाइए, आप एंटिटी क्लास का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाइए, और फिर एंटिटी क्लास का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाओगे तो फिर वो सेव मेथड कहाँ से मिलेगा, परसिस्ट मेथड कहाँ से मिलेगा, है ना, वो कैसे करोगे, ये भी तो समस्या है। तो देखिए स्प्रिंग बूट में स्पेशली एक नया तरीका है, ठीक है। आप इसकी एक रेपोजिटरी क्रिएट करिए, रेपो बनाइए, और रेपोजिटरी जस्ट एक इंटरफेस होता है, तो बस आप एक इंटरफेस बनाइए जिसका नाम रख दीजिए EMP रेपो, रेपोजिटरी बोलते हैं उसको, रेपो REPO। तो EMP का एक रेपो बनाइए, और उस रिपोजिटरी में जेपी वालों मतलब स्प्रिंग बूट वालों ने कुछ रिपोजिटरी बनी बनाई दे रखी हैं, जैसे JPA रिपोजिटरी या CRUD रिपोजिटरी, है ना, आगे पढ़ोगे आप, अभी ये इसका चैप्टर है नहीं। तो आपने JPA रिपोजिटरी नाम का, देखिए स्प्रिंग फ्रेमवर्क में, देखिए स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट डेटा डॉट JPA के अंदर ये JPA रिपोजिटरी का एक बना बनाया इंटरफेस है, जिसको हमें इम्प्लीमेंट कर देना होगा अपने प्रोग्राम, बस। और मन करे तो इसके ऊपर @repository लिख दीजिए, @repository लिख दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा स्टूडियो नोटेशन के अंदर आता है, बस लगा दीजिए, हो गया खत्म कहानी। इतना लिखने से आपकी ये क्लास एक रिपोजिटरी क्लास बन गई। आपको कुछ नहीं करना है भाई, कुछ भी नहीं करना है इसी के अंदर। अच्छा, यहाँ पे आपको दो चीज़ बताना पड़ेगा, पहले टी और दूसरा आईडी। टी मतलब एंटिटी, एंटिटी हमारी एंटिटी क्लास कौन सी है जिसके लिए आप ये रिपोजिटरी बना रहे हो, वो है हमारी क्लास, उसका नाम है एम्प्लॉय। और कौन सी उसके अंदर प्राइमरी की कौन सा बना हुआ है, उसके अंदर प्राइमरी की बना हुआ, प्राइमरी की किस टाइप का है, तो स्ट्रिंग टाइप का होता है तो स्ट्रिंग लिखते हैं, इंटीजर टाइप का है तो इंटीजर लिख रहा हूँ मैं। तो मेरे प्राइमरी की किस टाइप का है, INT इंटीजर। तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि इसमें प्राइमरी की इंटीजर ही टाइप का था, ये देखो इंटीजर है। तो आपको यहाँ पे रिपोजिटरी में दो चीज़ बताना होता है बस। आपने कहा इसकी इम्प्लीमेंटेशन मुझे करनी पड़ेगी क्या, नहीं भाई, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बस एक रिपोजिटरी बना देना है और एक एंटिटी बना देना है, उधर वो थोड़ा थोड़ा कोड लिखना है, और सीधे अपनी मेन क्लास में आके
यूज करना है, सीधे सीधे मेन क्लास में यूज करना है। पहले तो मैं ऐसे एज इट इज प्रोग्राम को चलाना चाहूँगा, देखना चाहूँगा ये हाई प्रिंट हो रहा है कि नहीं, हाई प्रिंट हो रहा है, इतना तो प्रिंट होके आ जाएगा भाई। अच्छा, अब मैं हाई प्रिंट करने के चक्कर में मेरा टेबल टूबल सब न बना दे। हाँ, मेरा ये एंटिटी वेंटिटी सब क्लास अपने आप स्कैन हो रहा है, कंपोनेंट स्कैनिंग हो रही है भाई, इसको पढ़ाऊंगा मैं आगे। बट और इसी वजह से ये टेबल ओबल सब बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन टेबल में कुछ गड़बड़ी आ जा रही है। ये कह रहा है कि माई का ड्राइवर ही नहीं है, आप भी हो जालिम। हमने कहा कैसा जालिम? कह रहा है माई क्यों नहीं यूज़ करा भाई माई तो यूज़ कर भाई। तो अब माई मान लो मैं भूल गया और मुझे माई की डिपेंडेंसी ऐड करनी है, तो कैसे करूँगा? तो मैं गूगल से सर्च करूँ माई मैवन डिपेंडेंसी ऐसे करके, या मैं स्प्रिंग बूट की ऑफिशियल साइट पे चला जाऊँ, ये उसकी ऑफिशियल साइट है, वहाँ से जाके यहाँ से प्रोजेक्ट को मैवन चूज़ कर लूँगा और यहाँ से ऐड डिपेंडेंसी में जाके और यहाँ पे क्या ले लूँगा, माई एसक्यूएल। तो माई एसक्यूएल का ये ड्राइवर आ गया और अब भाई इसको एक्सप्लोर कर देता हूँ। यहाँ पे डिपेंडेंसी कहीं मुझे दिख जाएगी, लिख भी सकता था बट लंबॉक भी चाहिए क्या? हाँ लिख लेते हैं यार, नहीं तो सेटर गेटर बनाते बनाते थक जाएंगे। क्लोज करते हैं, लंबॉक भी लिख ही लेते हैं, ऐड करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं लॉम्बॉक। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हम लेके और इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं भाई। और ये दोनों की जो डिपेंडेंसी है, ये लॉम्बॉक की डिपेंडेंसी प्लस माईएसक्यूएल की डिपेंडेंसी कॉपी कर लेते हैं, है ना। लॉम्बॉक ये प्लगइन भी लिखा होता है नीचे, ये भी लेना पड़ेगा हमें। चलो पहले इतना ले लेते हैं। अपने pom.xml में जाते हैं, है तो मैवन ही प्रोजेक्ट ना भाई। तो यहाँ पे गया मैं pom.xml में और pom.xml में जाके यहाँ से ये डिपेंडेंसीज वाले सेक्शन में जाके डिपेंडेंसी डाल देते हैं दोनों। और ये एक्चुअली लॉम्बॉक की वजह से ये प्लगइन बिल्ड सेक्शन में ये पूरा प्लगइन मुझे लेना पड़ेगा, लॉम्बॉक org करके है। ये जैसे ये प्लगइन ऑलरेडी एक पड़ा हुआ है, तो एक प्लगइन और ले लेते हैं, एग्जीक्यूशन करके लिखना पड़ेगा, एक्सक्लूजन ऐसे करके लिखना होगा कॉन्फ़िगरेशन टैग के अंदर। तो ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन टैग से कुछ फर्क पड़ेगा क्या? प्लगइन के अंदर कॉन्फ़िगरेशन प्लगइन और यहाँ से ये मैंने यहाँ से एक छोड़ दिया था, प्लगइन्स के बाद है ना, नहीं उसी के अंदर है, प्लगइन्स के अंदर प्लगइन। ओके, प्लगइन्स के अंदर प्लगइन है और प्लगइन के अंदर है ये एक्सक्लूजन। ठीक है, उसके अंदर, अरे भाई प्लगइन के अंदर है ना यार, अभी गलती कर रहा हूँ। तो ये प्लगइन के अंदर है, ठीक है, प्लगइन के अंदर ही ये था ये। ठीक है, प्लगइन के अंदर जो है इसमें ये एज इट इज लास्ट में प्लगइन बंद हो गया, ये सारा चीज बंद, इसको सेव कर दिया। ठीक है भाई, तो ये चीज ऐड कर दिया, बस दैट्स इट। अब एप्लीकेशन को रन करते हैं तो सब कुछ ऑटो कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है भाई। यहाँ पे काम तो ऐसा आसान करके दे देता है कि जैसे मानो, मानो क्या मतलब, मानो कि एकदम बिल्कुल हलवा। क्या? हलवा, हलवा नहीं हलवा, है ना। तो हलवा जो है, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है। ओ भाई ये हेलो प्रोजेक्ट बस चलना है हमें, हाई को चलना है, लेकिन हाई के चक्कर में ये सब कुछ कर देगा भाई। देख रहे हो, यूआरएल हमारा गलती हो गया। देखो यहाँ पे यूआरएल स्पेसिफाइड, ये मतलब डेटाबेस में अपने आप आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्लास कॉल हो रही है, जो आपने यूआरएल जो है डेटा सोर्स का वो कह रहा है कि कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, फेल टू डिटरमाइन द सुटेबल ड्राइवर। मतलब ये जो हमारी प्रॉपर्टी है ना एप्लीकेशन की, ये प्रॉपर्टी पिक्चर में आ रही है। तो स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट ड्राइवर, स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट ड्राइवर क्लास, स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट ड्राइवर कॉम डॉट माई एसक्यूएल डॉट सी जे डॉट जे डी बी सी डॉट ड्राइवर और जे डी बी सी कॉलन माई एसक्यूएल कॉलन / लोकल होस्ट। ये भी सही लिखा है, सूर्या डीबी। ये आप ही लोग मुझे बताओगे, हाँ।
ये सही लिखा हुआ है ना 3306, ठीक है। ओके भाई, नहीं बताओगे आप लोग, है ना। तो मैं यहाँ रिसोर्स के अंदर जाता हूँ, Hibernate CFG के अंदर जाता हूँ। तो ये है मेरा डेटाबेस com.mysql.cj.jdbc ड्राइवर, यही है ना। तो ये मैं यहाँ से सही तो लिखा हूँ भाई, com.mysql.cj.jdbc.driver। मैं गलत क्या लिखा हूँ भाई, गलत तो कुछ नहीं लिखा हूँ। अच्छा जी, JDBC:MySQL 3306 सूर्या डीबी, सूर्या डीबी स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है ना। हो सकता हो सूर्या डीबी मैंने कैसे लिख दिया है, सूर्या डीबी में देखूं कैसे लिखा है, सही तो लिखा है भाई सूर्या डीबी। चलो मैं इसको भी रिप्लेस कर देता हूँ, यूजर नेम रूट, पासवर्ड रूट, बाकी सही है। डेटा सोर्स डॉट URL, यूजर नेम, पासवर्ड, सब कुछ सही है भाई, ठीक है। हो सकता हो कि ये डेटा सोर्स डॉट ड्राइवर क्लास सही तो है यार। अब रन करते हैं, दोबारा रन करते हैं भाई, जावा एप्लीकेशन, ठीक है। तो अगर ये फिर भी नहीं कॉल कर पाएगा, देन मैं क्या करूँगा, एक बार प्रोजेक्ट को क्लीन और इंस्टॉल करता हूँ, ठीक है। हो गया भाई, हो गया, कुछ दिक्कत कर रहा था मैं, ठीक है। मुझे कैसे पता चला हो गया, अरे भाई ये देखो ना, टेबल टूबल बना दिया यार, देखो टेबल ओबल बन गया मेमोरी में, दिख रहा है आपको, दिख रहा है आपको टेबल ओबल बन गया, ठीक है। MySQL में टेबल बन गया EMP444 करके, और हाय मैसेज भी प्रिंट हो गया। आपने कहा सर आपने तो कहीं कॉल ही नहीं किया, ये सब सारा अकेले कंपोनेंट स्कैनिंग का है भाई, ये मैंने ऐसा कुछ भी गुनाह नहीं किया है, मैंने कोई गलती नहीं करी है। आपने कहा सर वो बताइए कि अब आप यूज़ कैसे करोगे, आपको यूज़ किसको करना है ये बताइए, किसको यूज़ करना है। आपको एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट डेटाबेस में स्टोर कराना है, अच्छा जी, कैसे स्टोर कराना चाहते हो। तो क्या वो जैसे सेशन वसन निकालते थे ये सब हाथी घोड़ा, नहीं कुछ नहीं करना भाई, सीधे आपको अपनी रिपोजिटरी जो EMP रेपो बनाया है ना भाई, आप ऐसे EMP रेपो और EMP रेपो का एक रेफरेंस वेरिएबल बना दीजिए, और EMP रेपो को बल्कि यहाँ पे क्या लगा दीजिए, जस्ट ऑटो वायर्ड लगा दीजिए, ऑटो वायर्ड लगा दीजिए, आपका एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँच जाएगा, MP रेपो का ऑब्जेक्ट। और EMP रेपो के अंदर ऑलरेडी मेथड्स हैं, कौन कौन से मेथड हैं भाई, देखो डॉट करके, ये देखो मेथड दिख रहा है यहाँ पे, EMP रेपो के मेथड, हाँ स्टैटिक मेथड है ना ये, गड़बड़ हो गया भाई, गड़बड़ हो गया। तो ये यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना कि नॉन स्टैटिक है ना, तो नॉन स्टैटिक स्टैटिक के अंदर कॉल नहीं होता है, तो इसलिए दिक्कत आ रही है। हम्म, तो बट मैं रेपो के मेथड यहाँ से दिखा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, डॉट करके यहाँ पे मेथड तो मैं कॉल कर ही सकता हूँ, नहीं दिख रहा है, अच्छा कोई बात नहीं, एक मेथड बना देता हूँ ना, पब्लिक वाइड, या मैं सर्विस लेयर बना दूँ अलग से, एक बना सकता हूँ मैं, ठीक है। वो आगे चल के तो मैं ऐसा बनाऊँगा ही, बट मैं अभी के लिए आपको दिखाने के लिए बस यहाँ पे सेव नाम का एक मेथड बना दिया, ठीक है भाई। और बस मैं यहाँ पे लिखूँगा EMP डॉट, यहाँ पे देखो, देख रहा है आपको सेव मेथड, सेव मेथड आपके JPA से मेथड निकल के आ रहा है, ये सेव मेथड JPA का ही मेथड है, वो हाइबरनेट का भी है, ये इसका भी है, ठीक है। तो इसके पास कोई परसिस्ट मेथड है क्या अपना, तो स्प्रिंग डेटा JPA का नहीं है, क्योंकि स्प्रिंग डेटा JPA की अनदर इम्प्लीमेंटेशन कह सकते हो है ना, तभी तो यहाँ पे नहीं है, अगर होता तो दिखता, राइट, यहाँ पे नहीं दिख रहा है उसकी इम्प्लीमेंटेशन, सेव दिख रहा है। अच्छा गेट मेथड दिख रहा है क्या, तो गेट लोड मेथड दिख रहा है क्या, लोड नहीं है, क्योंकि वो तो स्पेशली वहीं से आ रही है ना, हाइबरनेट से आ रही है। तो यहाँ पे कौन कौन से मेथड है, जैसे फाइंड मेथड है, फाइंड ऑल मेथड है, गेट मेथड है, ये सब चलाओ ना, ये सब चलाओ, आप अपने हिसाब से चलाओ, ठीक है। तो स्प्रिंग डेटा JPA की ही एक दूसरा हम बोल सकते हैं क्या इम्प्लीमेंटेशन है भाई। तो मुझे सेव मेथड तो चलाना है, बस सेव मेथड चलाने के लिए बस यहाँ पे क्या करूँगा, इम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना दूंगा भाई, लिखूंगा इम्प्लॉय EMP इज इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय, हो गया, इतना ही लिखना है भाई, कुछ ज़्यादा खास थोड़ी नहीं करना है। EMP लिखा और इम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया, अब इसका डेटा वेटा सेट करो, और ये बस डेटा उठा के इस सेव मेथड को दे दो भाई, खत्म कहानी जी, खटक, डन। अच्छा जी, अब आपने कहा कि डेटा सेट तो करना पड़ेगा ना, वो यूजर से लो, स्कैनर से लो, कहीं से लो, आपकी मर्जी, तो सेटर मेथड को कॉल करना पड़ेगा। ओके भाई, सेटर मेथड को कैसे कॉल करेंगे, सेटर तो मैंने बनाया ही नहीं है,
तो एम्प्लॉय क्लास के अंदर जाते हैं, एम्प्लॉय क्लास के अंदर एट द रेट यहाँ पे क्या लगा देते हैं, एट द रेट डेटा लगा देते हैं भाई, एट द रेट डेटा लगा देते हैं, ठीक है। लंबॉक आ जाएगा, सेग्रीगेटर आ जाएगा, और उसके बाद सीधे आप यूज़ कर रहे हो। एंटिटी देख रहे हो कहीं बदला है क्या? एंटिटी नहीं बदला है ना भाई, एंटिटी कहीं नहीं बदला है, एक लाइन नहीं बदला है, बस डॉट सेट मेथड, सेट मेल, सेट ईमेल, सेट पासवर्ड चला दो, डेटा सेव मुझे करने की जरूरत है। और ये सेव मेथड को मुझे मेन के अंदर कॉल करना पड़ेगा बस, है ना। चाहे स्टैटिक बना के कॉल करो, चाहे नॉन स्टैटिक बना के कॉल करो, या चाहे जैसे ऑब्जेक्ट बना के कॉल करो, आपकी इच्छा है। और भी तरीके हो सकते हैं, बट तरीके समझ में आया। आप जीपी कैसे यूज़ करने वाले हो, इस तरह से यूज करने वाले हो भाई, ठीक है। हम एक रेपो बना के बस एप्लीकेशन प्रॉपर्टी में कुछ चीज़ें दे देंगे, आपका काम हो जाए। तो ओवरऑल आपकी एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए देखिए इतना सारा चीज मैंने पहले आपको बताया, डिफरेंस बिटवीन जेपी एंड हाइबरनेट समझाने के लिए भाई। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, हैं? ये बात सर समझ लेकिन में आ ये गई आपको? मजेदार है, हैं? ये मजेदार मजेदार तो है, है। हाँ मजेदार तो है ही। इसमें क्या, इसमें तो ना थोड़े ना काम काम करना करना है। काफी आसान है। हाँ आसान है, बिल्कुल आसान है, आसान है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक्चुअली अभी कंसेप्ट देखो, कंसेप्ट ये नहीं बदलने वाला है। ये ना सोचो कि जो आपने एंटिटी पढ़ रहे हो, रेपो बनाना सीख रहे हो, या आईडी लगाना सीख रहे हो, रिलेशन पढ़ रहे हो, वन टू मेनी वगैरह कंसेप्ट पढ़ रहे हो, वो कंसेप्ट कभी बदलने वाला है, कंसेप्ट वही रहेगा, कंसेप्ट कभी नहीं बदलेगा। ये जो वन टू मेनी, मेनी टू मेनी, ये जो रिलेशन पढ़ोगे, इज ए रिलेशन, इनहेरिटेंस, हैज, इज, है ना। एट द रेट देखो, एट द रेट यहाँ पे क्या लगा दो, वन टू मेनी, देखो लगाओ ना यहाँ पे, देखो वन, ये जगह मेरा गलत है, मतलब मैंने जगह गलत जगह पे यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है, दिखाने के लिए मैं यूज़ करने लगा। आपको किसी एंटिटी पे एट द रेट वन, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन ये कहाँ से आ रहा है, जकार्ता डॉट परसिस पे आ रहा है, ठीक है। लगाओ, आपको क्या लगाना है, एट द रेट वन टू मेनी ऐसे करके लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे वन लगाओ, वन टू मेनी में लगाओ, मेनी टू मेनी लगाओ। तो आपको कंसेप्ट पढ़ना है पहले, कंसेप्ट एक बार समझ में आ गया। इनहेरिटेंस यूज करना है जी, एट द रेट इनहेरिटेंस, एट द रेट इनहेरिटेंस, यही तो लिखते थे वहां पे, वो वाली तरीके थोड़ी ना यहाँ पे बदलने वाले हैं। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस में क्या लगाते थे, स्ट्रेटजी लगाते थे कि नहीं लगाते थे? स्ट्रेटजी क्या चाहिए, ज्वाइंट, सिंगल टेबल पर क्लास, ये वो कंसेप्ट वही है भाई, कभी नहीं बदलेगा। इसीलिए आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, हाइबरनेट पढ़ाया जा रहा है। तो जब आपको हाइबरनेट आ जाएगा, तो यहाँ पे वो सबको इम्प्लीमेंट करोगे मजेदार तरीके से, ठीक है ना, तो आपको सब चीज़ आसान लगने लगेगा, कोई कठिन नहीं लगेगा, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस। तो क्या डिफरेंस समझ में आया भाई, एक बार थोड़ा सा क्लियर करिए कि जेपी और हाइबरनेट में क्या डिफरेंस समझ में आया, तो मैं भी जरा जानूं। उमेश बताइए, आप उमेश बताइए भाई, क्या डिफरेंस समझ में आया, फटाफट बताइए। क्या सर? क्या सर? ओ भैया तो क्या सर, यही तो बात है। सर वही जो ओआरएम होता है, जो डिपेंडेंसी को उसी को रिसॉल्व करने के लिए जेपीए लाया गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जेपी और हाइबरनेट में क्या अंतर है, तो क्या बताओगे? हम्म, बोलो। जेपीए और हाइबरनेट। हाँ, अब बताओ, दिमाग को कहाँ रख के पढ़ रहे हो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे चीते, सर खाते पीते नहीं हो, खाते पीते हैं। होते खाते पीते हो? हम्म, कौन सा सर पीते हो? ये तो कौन सा ब्रांड का? अच्छा चलो ठीक है, ऐसा। धीरज आप बताओ, धीरज बताओ क्या बताया मैंने। सर इस पूरे जो कंक्लूजन निकला है और जिसका मतलब मैंने समझा है वो चीज बताता हूँ। जैसे कि हम लोग हाइबरनेट यूज करे थे जनरली ओआरएम को यूज करने के लिए, ताकि जो अपने क्वेरीज वगैरह मतलब जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े थे वो चीज है। अब यहाँ पे दिक्कत ये हो रही थी कि अगर हाइबरनेट, मार्केट में इतने सारे टूल्स पड़े हैं ओआरएम बेस्ड, लाइक आपने जैसे बताया टॉप लिंक है, ये हाइबरनेट है, बहुत सारे हैं। अब अगर कल होके अगर हम आज अपना सॉफ्टवेयर हाइबरनेट के बेस पे बना दे रहे हैं, और कल मुझे लगा कि टॉपलिंक ने मुझे बहुत अच्छी फैसिलिटी दे दी और मुझे टॉपलिंक का भी यूज करना है, उस टाइम पे फिर मेरे साथ दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि मेरा सॉफ्टवेयर ऑलरेडी हाइबरनेट डिपेंडेंट हो चुका है। इसलिए जावा वालों ने एक व्यवस्था दे रखा है इसका, जेपीए का। और जेपीए के
जैसे पहले हम लोग यूज होता था, हाइबरनेट यूज कर रहे थे कि माई एसक्यूएल यूज करें या फिर एसक्यूएल सर्वर यूज करें, कोई भी यूज करें, चीजें मैनेज हो जाती थी। इसलिए अब ये करेगा जेपीए, इसका काम कि इसके पीछे में हम चाहे हाइबरनेट यूज करें चाहे फिर जेपी टॉपलिंक वालों यूज ने करें, क्या कोई करा, यूज करें। जेपी वालों ने अगेन एपीआई दिया, हाँ। एपीआई दिया मतलब क्लासेस और इंटरफेसेस दिया। और वो सारे हम्म। क्लासेस इंटरफेसेस ये सब जकार्ता पैकेज से मिलेंगे आपको। जब भी आपको हाँ। जकार्ता पैकेज देखो समझाओ सब जेपीए वाले हैं। और ये जेपीए की जो हाँ, एपीआईज हैं ये अब कौन इंप्लीमेंट करेगा, ये अलग अलग इम्प्लीमेंट वेंडर्स करें हैं तो आगे। ओआरएम वाले बंडल वेंडर्स करेंगे अपना। मे भी हाइबरनेट भी कर सकती है, राइट। हाँ। हाइबरनेट भी कर सकती है। तो हाइबरनेट के पास दो इंप्लीमेंटेशन है, एक जेपीए की और ये भी, दोनों। तो मर्जी है कि भाई आप कौन सा फॉलो करोगे, आपके पास है वो ऑप्शन, है कि नहीं। तो सर एक ओआरएम है, हम्म इलोक्वेंट ओआरएम करके, हम्म जो कि लैरावेल में यूज होता है, बहुत आसान है। मैंने एक बार बहुत सोचा कि उसको कैसे जावा के साथ इंटीग्रेट करूं। ऐसे हम्म। होता भी है लेकिन पता नहीं, मिला नहीं मुझे उसका कोई रास्ता कि कैसे इंटीग्रेट होगा। अच्छा अच्छा ये बात बताओ, आपने करा ही क्या है। अगर आप थोड़ा बड़े लेवल पे जाके देख रहे हो तो थोड़ा सा मतलब स्प्रिंग बोर्ड जब आप पढ़ोगे और जेपीए यही यही जेपीए यूज करोगे, और है ऑलमोस्ट मिलता जुलता ओआरएम वाला ही कंसेप्ट, मतलब हाइबरनेट बस यूज नहीं कर रहे हो। तो आप देख रहे हो आपने ये तो करना ही पड़ेगा ना भाई, ड्राइवर वेवर तो लिखोगे ना, इतना तो कर सकते हो ना, 3 4 5 लाइन तो याद कर सकते हो, राइट। और उसके बाद क्या कर रहे हो, उसके बाद क्या कोई कनेक्टिविटी का कोई कोड लिख रहे हो, बस एक रेपो बना रहे हो, ये इंटरफेस बना रहे हो। और इस इंटरफेस में आप इंप्लीमेंटेशन भी नहीं प्रोवाइड कर रहे हो। आपने कहा कि मेरा एक इंटरफेस होगा जो इसको इनहेरिट करेगा, और इस इंटरफेस की जो इंप्लीमेंटिंग क्लास है ये मतलब देते हैं कौन, स्प्रिंग बूट वाले देते हैं। और इन्होंने कहा कि भैया इस इंटरफेस को जहां मर्जी वहां ऑटो वायर कर लो। तो जैसे मैं मान लो कि अपनी इस क्लास में ऑटो वायर कर लेता हूं, ठीक है। एक्चुअली मुझे ये इस क्लास में डायरेक्टली नहीं करना चाहिए था, मुझे एक सर्विस क्लास अलग से बनानी चाहिए थी, सर्विस लेयर, वहां पे ऑटो वायर करना चाहिए था। तो भाई यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा, किसका आएगा, उस इंटरफेस की इंप्लीमेंटिंग क्लास का। तो उसकी इंप्लीमेंटिंग क्लास का जैसे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, बस आपको क्या करना है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर मेथड चलाना है, सेव गेट लोड फेच जो भी है मेथड चलाओ, और खटाखट काम करना शुरू कर दो, ठीक है। तो आप बच गए लंबा लंबा कोड लिखने से। पहले सेशन बनाओ, कॉन्फ़िगरेशन करो, ये करो वो करो, ये सब मेंटेन हो रहा है इंटरनली, राइट। आपको नहीं करना है मेंटेन। आपको ऑब्जेक्ट्स की लाइफ साइकिल से डील नहीं करना है कि जी अभी हम सेशन निकाल रहे हैं, अभी ये निकाल रहे हैं, अभी वो निकाल रहे हैं। आप सेशन को स्टोर करेंगे, सेशन को फेच कराएंगे, सेशन को ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, उसके बारे में आप नहीं सोच रहे हो, है कि नहीं। तो ये चीज आसान हो गया है। पर खैर इसमें दो चीजें आप पढ़ रहे हो। एक चीज ये पढ़ रहे हो कि जो एंटिटी जो जो हाइबरनेट में यूज हो रही थी वो एज इट इज आ गई जेपीए में, और चूंकि जेपीए थी तभी। अब जो आप कह रहे हो कि कोई और जावा बेस्ड ओआरएम फ्रेमवर्क होगा जो जेपीए को फॉलो कर रहा होगा, राइट। और एक्चुअली मैं आपको बताऊं ये आपकी हर हर एक ओआरएम बेस्ड फ्रेमवर्क की अब मजबूरी है। हर एक ओआरएम बेस्ड फ्रेमवर्क की मजबूरी है कि वो जेपीए को फॉलो ही करेंगे। नहीं करेंगे तो उनको यूज कोई नहीं करेगा ना भाई। सही बात है कि नहीं। तो बस आपका प्रोजेक्ट जो है जेपीए से पोर्टेबिलिटी का फीचर आ गया, अलग अलग जेपीए में आप यूज करोगे, ठीक है, परफेक्ट है। और जो मेथड्स के डिफरेंसेस है ना, जैसे गेट वर्सेस लोड मेथड, सेव वर्सेस परसिस्ट मेथड, ठीक है ना। तो बहुत सारे मेथड ऐसे भी हैं जो, अच्छा ये सेव और परसिस्ट तो हाइबरनेट में भी है, सेव और परसिस्ट हाइबरनेट से ही आ रहा है। बहुत सारे ऐसे मेथड हैं जो अलग अलग जगहों से भी आ रहे हैं, है ना, वो जाके डिफरेंसेस देखने पड़ेंगे एक्चुअली। चलिए ये तो हो गया, आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया। और आप ये ट्राई करिएगा जो मैंने अभी आपको क्या बताया, ये स्प्रिंग बूट के थ्रू जेपीए को इम्प्लीमेंट करना सिखाया। आप इसको भी ट्राई करिएगा, इसको जरूर पढ़िएगा क्योंकि ये चीज़ हम आगे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है, थोड़ा सा एक करेक्शन करना है। ये जो रिपोजिटरी है जो आप यहाँ पे बना रहे हो, इसको थोड़ा सा मतलब रिपोजिटरी बना के एक सर्विस लेयर बना दे देना, ठीक है ना। और वहाँ पे उसको यूज़ करना अच्छे तरीके से। मैं बताऊँ कैसे, ये इस तरह से, कुछ इस तरह से, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा आप अगर स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हो तो थोड़ा सा बढ़िया तरीके से बना लो भाई। थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड फॉलो करके बना लो, जैसे जैसे स्टैंडर्ड ऐसे फॉलो कर लो कि यहाँ पे डेमो के अंदर जाके डॉट करके यहाँ से पैकेज में गए, और यहाँ पे डॉट करके एक पैकेज बना दिया एंटिटीज। अब यहाँ पे सारे एंटिटीज रखना, ठीक है। ऐसे यहाँ पे एक पैकेज बना के ऐसे ही एक पैकेज बना दीजिए, कौन सा, डॉट रेपो। तो यहाँ पे सारे रेपोजिटरी रखना आप, रेपो
या ओनली रेपो रख लेते हैं, ठीक है, यहाँ सारी रिपोजिटरी रखना। ऐसे ही इसी पैकेज ये इसी तरह से बनाना जैसे मैं बता रहा हूँ, बट अदरवाइज वो कंपोनेंट स्कैनिंग नहीं हो पाएगी। मैं बताऊंगा आगे कि ये सब कहानी है ना, जब आपको स्प्रिंग बूट पे लेके जाऊंगा तो, ठीक है। अभी जस्ट उसी को स्पेशली जेपीए को पढ़ाने के लिए इसको यूज कर रहा हूँ। तो डेमो डॉट यहाँ पे मैंने ले लिया जी सर्विस। अब यहाँ पे आप सर्विस लेयर अलग अलग बना रहे हो। तो ये जो एंटिटी है इसको कॉपी करो, एंटिटी के अंदर डाल दो, ऐसे रखो, ठीक है भाई। जो रेपो है इसको कॉपी करो, रेपो के अंदर डाल दो, ठीक है, हो गया। और जो सर्विस है तो वो तो है ही नहीं, अब इस दोनों को यहाँ से डिलीट कर दो, नहीं जरूरत है हमें यहाँ, ठीक है। अब हमने सर्विस नहीं बनाई है तो सर्विस लेयर यहाँ पे बनाते हैं। सर्विस लेयर में मतलब क्या होना चाहिए, दो चीज़ें होनी चाहिए। अब इम्प्लॉय का सर्विस बनाओ, ईएमपी सर्विस या इम्प्लॉय सर्विस, इम्प्लॉय सर्विस, ठीक है। इम्प्लॉय सर्विस बनाया, इम्प्लॉय सर्विस में जितने भी आपको काम करने CRUD ऑपरेशन करने हैं सबके मेथड यहाँ पे डिक्लेयर करके रख दो, जैसे पब्लिक वाइड या पब्लिक रिटर्न टाइप इंट ईएमपी, है ना। और मेथड का नाम सेव ईएमपी, तो सेव मेथड रख दिया, स्टोर। और इसमें किस टाइप का पैरामीटर जाएगा, इसमें ईएमपी टाइप का पैरामीटर जाएगा, ईएमपी टाइप का, राइट। और इसको किससे एनोटेट कर दो, @सर्विस से। ये पहले भी हमने किया था, सर्विस लेयर बनाया था, अगर आपको याद हो, कोर पढ़ाते वक्त मैंने आपको बताया, राइट। और ये क्लास नहीं होगा, ये इंटरफेस होगा, इंटरफेस। तो इंटरफेस में क्या होता है, सिर्फ सब कॉमन मेथड्स यहाँ पे डिक्लेयर करके छोड़ देना चाहिए, सारे ही कॉमन मेथड यहाँ पे डिक्लेयर करो, छोड़ दो। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, पूरा CRUD ऑपरेशन करो इसमें। इसमें सेव बना दिया, फिर इसमें गेट बना दो, इसमें लोड बना दो, फेच बना दो, डिलीट बना दो, सारे मेथड इसके अंदर बना दो। ये आपके लिए टास्क है, ठीक है। बना दिया, मैंने एक बनाया, आप बाकी बना लोगे। अच्छा, अब क्या करोगे, अब सुनो, अब सुनो, इस सर्विस की एक इम्प्लीमेंटेशन बनाओ। यहाँ पे एक क्लास बनाओ, क्या, EMP, EMPLOY डबल इम्प्लॉय सर्विस IMPL, ठीक है, ऐसे बनाओ। और IMPL वाली क्लास में इंप्लीमेंट्स करा दो, किससे, इंप्लीमेंट करा दो EMP सर्विस से, इम्प्लॉय सर्विस से भाई, इम्प्लॉय सर्विस EMPLOY डबल इम्प्लॉय सर्विस। पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है, स्पेलिंग तो मिस्टेक नहीं हो रहा है। EMPLOY डबल ई, नहीं दिख रहा है भाई, पब्लिक नहीं बना है क्या, पब्लिक तो है एम्प्लॉय सर्विस। स्पेलिंग गलत हो गया ना, स्पेलिंग गलत हो गया, चलो मैं गलत ही स्पेलिंग लिख देता हूँ यहाँ, ठीक है, जैसा भी है। ओ भैया, ऐसा कैसे चली, ऐसा नहीं चली ना, यहाँ पे ऐसे बना था। और इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे भाई, इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ मैं, सॉरी, मैं एक्सटेंड ना, इम्प्लीमेंट ही करूँगा यार, इम्प्लीमेंट ही करूँ, इंटरफेस तो इम्प्लीमेंट ही होता है ना भाई, इम्प्लीमेंट कर दिया। और एक्चुअली में सर्विस यहाँ मत लगाओ, आप इंटरफेस पे मत लगाओ, छोड़ो, कंट्रोल-Shift-O कर दो, हटा दो, अनयूज्ड पैकेज हट गए। अब यहाँ पे @सर्विस यहाँ पे लगाओ भाई, @सर्विस, ठीक है। तो एक सर्विस और एक रेपो, इसका कंसेप्ट समझो, बहुत मजा आएगा, ठीक है। और एक्चुअली में जो डेटा इंसर्ट अपडेट डिलीट का कोड होता है भाई, यहाँ पे लिखना चाहिए। और यहाँ पे आप EMP रेपो को, EMPLOY डबल इम्प्लॉय रेपो, इम्प्लॉय रेपो, नहीं दिख रहा है भाई, ये है ना EMP रेपो, EMP रेपो को यहाँ पे ऑटो वायर कर दो। और ऑटो वायर करोगे, अच्छी बात है, ऑटो वायर करना अच्छी बात होती है क्या, ऑटो वायर करना कर सकते हो। अदरवाइज आप कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन यूज कर लीजिए, बिना ऑटो वायरिंग से काम चल जाएगा, आपको पता ही है, राइट। स्प्रिंग कोर पढ़ के आ रहे हो आप, उसके बाद क्या करना मेरे भाई, आपको डॉट सेव मेथड चला देना है। और सेव मेथड में ये एम्प्लॉय का एंटिटी पास करोगे, और जो एंटिटी पास करोगे सेव मेथड में वही एंटिटी रिटर्न हो जाती है, ठीक है। तो ये सेव मेथड क्या करता है, हम्म ऐसा कैसे एरर आ रहा है भाई, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, सेव मेथड में एम्प्लॉय एंटिटी का ऑब्जेक्ट नहीं जा रहा है, क्यों, रिटर्न रिटर्न से दिक्कत होगी, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा क्यों भाई, इम्प्लॉय, अच्छा, इम्प्लॉय क्लास ना, हाँ तो इम्प्लॉय क्लास तो जाना चाहिए, सेव हो जाना चाहिए। इम्प्लॉय क्लास का जो एक ऑब्जेक्ट है, एंटिटी ही तो है,
तो सेव क्यों नहीं हो रहा है भाई? एम्प्लॉय रेपो डॉट सेव मेथड में ये जो एम्प्लॉय का ई नाम का वेरिएबल है, मान लो ई, तो ई चला जाना चाहिए ये। ऐसा क्या दिक्कत आ रहा है? क्या कह रहा है? सेव कर रहा हूं तो क्या कह रहा है ये? कह रहा है कि अच्छा, करंट रिपोजिटरी एम्प्लॉय इंटीजर कैन नॉट रिजॉल्व। अच्छा, मतलब रिपोजिटरी में मैंने एम्प्लॉय गलत दे दिया है, ये गलत दे दिया है, ये देखो, ये दिक्कत आ गई है। ये सब पकड़ लेता है भैया, पब्लिक है, सब जानती है, सब समझ जाएगा भैया, ये देखिए। और इसको रिटर्न कर दीजिए अब यहीं से, वो उसका जेनरिक होना वहाँ जरूरी है, रिटर्न कर दीजिए भाई। हो गया, खत्म हो गया भैया। बस आपको क्या करना है, अब आप अपनी सर्विस लेयर को अपने मेन के अंदर कॉल करा लीजिए। तो मेन में भाई आप अब मेन में अपने सर्विस लेयर को कॉल करोगे, रेदर देन कि आप अपने रिपोजिटरी को कॉल करा रहे थे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ऑटो वायर मत कराइए, आप अपने सर्विस लेयर को ऑटो वायर करा दीजिए, ईएमपी सर्विस को। ठीक है भाई, करा दिया ऑटो वायर। ठीक है, अब इस सर्विस के ऊपर मेथड चला देना है आपको। अब वो मेथड कहाँ चलाओगे, मेन के अंदर चलाओगे या कोई और चीज़ बनाना चाहोगे, आपकी इच्छा है। अगर यहाँ पे एक आधा चीज़ और मैं बना दूँ तो बस पूरा ही काम हो जाएगा, लेकिन ठीक है। अभी इसको कैसे चलाओगे आप? कैसे चलाओगे भाई बताओ? अब ये जो वेरिएबल है इसको स्टैटिक बना दे क्या? स्टैटिक बना देते हैं, स्टैटिक वेरिएबल बना देते हैं भाई। हाँ, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल अब यहाँ पे आ सकता है ना, यहाँ पे डॉट सेव एम्प्लॉय में। अब यहाँ पे एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना के तो पास कर ही लोगे ना मेरे भाई, ऐसे कर लेना, हो गया। ठीक है, तो ये सारा चीज़ है, आप लोग करिए। देन अगले क्लास में मैं आपको आगे की चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, और वो रिलेशन जो मैंने बताया था उसको पढ़ के आना, फिर उसके बारे में बात करेंगे। ठीक, बाय बाय, मैं प्रोजेक्ट भेज दूंगा आपको।